नमस्ते दोस्तों। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है और आप रेगुलरली पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन के साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व करना हर एक चीज़ बहुत अच्छे से कर रहे हो। इसी कंसिस्टेंसी के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है और जल्द ही सक्सेस को हासिल करना है। अगर आप अपने सेशंस को इंटरैक्टिव बनाना चाहते हो तो मैंने ज्योग्राफी के सीरीज से एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग हम कहेंगे एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हो, उसके अलावा आप डिस्कशंस भी कर सकते हो, आपको होना तो आपको डाउट्स जो है वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे मैं पर्सनली अवेलेबल भी रहता हूँ इस ग्रुप में। तो आप लोग ये ग्रुप को अगर ज्वाइन करके अपने सेशंस को, अपने पढ़ाई को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाना चाहते हो तो इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है नीचे इस वीडियो के। उसके अलावा अगर आप लेक्चर्स के पीडीएफ चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। वो टेलीग्राम का जो चैनल होगा उसको ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पे लेक्चर के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अभी अपने सेशन को बेहतरीन बनाइए, पढ़ाई को बेहतरीन बनाइए टेलीग्राम के थ्रू भी, यूट्यूब के साथ साथ। तो चलिए आज का जो लेक्चर है जिसमें हम 8th क्लास के चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं उसकी शुरुआत करें। इसके पहले आपको ये बता दूं कि इन बिटवीन द लेक्चर्स आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं और क्वेश्चंस जैसे पूछूंगा वैसे आपको एकदम अवेयर रहना है। जब जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपको उसका आंसर करना है। तो पिछले वीडियो में जो फर्स्ट चैप्टर पे वीडियो था 8th क्लास पे, उसमें जिन लोगों ने आंसर किए हैं मेरे क्वेश्चंस के, उनका नाम है मयंक जी, रोहित जी, स्नेहा जी और स्नेहा जी। ये सब ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर किए। तो चलिए देख लेते हैं इन लोगों ने जो आंसर किए हैं वो आंसर्स क्या है उस वीडियो के नीचे कमेंट में। तो आपको कमेंट में आंसर करना है आप सभी लोगों को, ठीक है। तो जितना भी आप यहाँ आंसर करोगे और बेहतरीन आपकी पढ़ाई होते जाएगी। तो ये वो वीडियो था 8th क्लास के चैप्टर 1 पे और इस पे जो आंसर किए, जैसे मयंक जी ने यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें बताई है कि कंजर्व कैसे किया जाए रिसोर्सेज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू, वाटर को प्रिजर्व किया जाए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, आपको लाइट्स को बंद कर देना चाहिए जब काम ना हो, आपको एलईडी का यूज़ करना चाहिए, उसके अलावा यू हैव टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, साइकिल यूज़ करनी चाहिए बहुत दूर दूर जाने के लिए या फिर पब्लिक बसेस यूज़ करनी चाहिए, ट्रीज को आपको प्लांट करना चाहिए ऑन योर बर्थडेज और एनी स्मॉल प्लांट्स आपको करना चाहिए। उसके अलावा एजुकेट करना चाहिए अपने सराउंडिंग को अबाउट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। बहुत अच्छे तरीके हैं मयंक जी ने जो हमें बताया है। थैंक यू सो मच मयंक जी इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद स्नेहा जी देखिए क्या लिखते हैं। स्नेहा जी लिखते हैं कि कैसे कंजर्व किया जाए, तो रिसाइकलिंग को प्रैक्टिस करना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स का यूज़ करना चाहिए, रीयूजेबल गुड्स को हम कहेंगे चूज़ करना चाहिए और टर्न ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज़, ये हमें याद रखना है। हमने कंजर्व करना है एनर्जी को अपने घरों पे। शॉर्ट डिस्टेंस रहे तो चलते हुए जाना है, गाड़ियाँ नहीं निकालनी। आपको नॉन रिसाइक्लेबल जो पैकेजिंग्स होती है उसको आपको यूज़ नहीं करना और सस्टेनेबल फार्मिंग को भी आपको हम कहेंगे कि प्रमोट करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छे तरीके और भी हमें पता चले जो स्नेहा जी ने बताया है। तो थैंक यू सो मच स्नेहा जी हमें इतने अच्छे तरीके बताने के लिए। रोहित जी ने हमें कहा है कि अगर हमें कंजर्व करना है रिसोर्सेज को तो हमें 17 सस्टेनेबल गोल्स को जो है वो पूरा करना चाहिए। 17 सस्टेनेबल गोल्स जो हैं, सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो आप जब उसको देखोगे गूगल पे, आप उसको लिस्ट जब आपको मिलेगी तो उसको उसका आपने हम कहेंगे फॉलो करना चाहिए उसको और हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। रोहित जी ने भी हमें काफ़ी अच्छे एक आइडिया दिए। थैंक यू सो मच रोहित जी हमें ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। और स्नेहा जी ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये है कि आपको इंस्टॉल करना चाहिए सोलर पैनल्स। जो बल्ब्स होते हैं उसको एलईडी के साथ आपको रिप्लेस करना चाहिए। आप रेन बैरल जो है वो आपने लगाने चाहिए जिससे रेन वाटर को आप कलेक्ट कर सको प्लांट के वाटरिंग के लिए। प्लांट ट्रीज़ को आपको प्लांट करना चाहिए जिससे सॉइल इरोजन बचेगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज को जब वो वाटर बॉडी में छोड़े जाते हैं उसके पहले उसके ऊपर हम कहेंगे कि ट्रीटमेंट उसकी होनी चाहिए। उसके अलावा हम कहेंगे रेन हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, रिसाइकल होनी चाहिए वेस्ट का। क्रॉप जो रोटेशन है उसको आपने प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आपने ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करना चाहिए और आपने जो स्पेशल स्कीम्स जो है जिससे आप एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ को बचा सकते हो वो सब आपने लानी चाहिए। तो देखिए और भी अच्छे हमें सब यहाँ पे सबके कितने अच्छे अच्छे हमें ये हम कहेंगे कि एक तरीके या फिर हम कहेंगे कि कितने अच्छे अच्छे सजेशंस हैं नेचर को कैसा कंजर्व किया जाए। स्नेहा जी सो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने और भी हमें कुछ तरीके बताए। तो मयंक जी ने, स्नेहा जी ने, रोहित जी ने और स्नेहा जी ने जो हमें तरीके बताए वो बहुत बेहतरीन तरीके थे। सभी ने हमें बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है हम तक, इसके लिए हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं।
चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो हम सेकंड चैप्टर पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे सेकंड जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। यहाँ पे लैंड की बात की जाएगी, यहाँ सॉइल की भी बात की जाएगी, यहाँ पानी यानी वाटर की बात की जाएगी, यहाँ नेचुरल वेजिटेशन यानी फ्लोरा की बात की जाएगी, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज यानी हम कहेंगे फौना की बात की जाएगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें इस बार हम एनसीईआरटी में करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इस एनसीईआरटी की जो शुरुआत है, जैसे कि काफ़ी बार आपको देखने मिलता है कि किसी स्टोरी से होती है। तो ये कहानी जो है ये एक छोटे से विलेज के बारे में जो कि तांजानिया में है, अफ्रीका में। यहाँ पे एक मैम्बा रहती है। मैम्बा जो है वो बहुत सुबह उठ जाती है मॉर्निंग में पानी लाने के लिए। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे, उसको बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, और वो कुछ घंटों में वापस आती है। उसको कुछ घंटे लगते हैं इतना बड़ा सफ़र तय करने के लिए। उसके बाद अगर देखा गया तो वो उसके मदर की हेल्प करती है घर के कामों में, और फिर अपने ब्रदर के साथ वो बातें करती हैं, ब्रदर के साथ उसके गोड्स जो है उसकी केयर करती है। ये केयर करने के बाद वो पूरी जो फैमिली है ओन्स अ पीस ऑफ रॉकी लैंड, उन सब के पास एक छोटी सी रॉकी लैंड है और उसमें उनका एक छोटा सा हट है। मैम्बा जो है उसके जो फादर है वो बेयरली छोटे से कुछ मेज़ वहाँ पे उगा लेते हैं, कुछ बीन्स उगा लेते हैं, और हम कहेंगे कि बहुत मेहनत करके ये सब होता है। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर, है ना। तो इतना कम आता है तो ये पूरे फैमिली को उनको पूरे साल भर नहीं चलता है। पीटर जो होता है वो एक शिप रियरिंग रीजन में रहता है न्यूजीलैंड में। ये एक कहानी हो गई थी मैम्बा की। अब ये जो पीटर होता है, पीटर एक कहाँ रहता है, तो ये शिप रियरिंग जो रीजन है न्यूजीलैंड का, वहाँ पे रहता है, जहाँ पे उसकी फैमिली जो होती है वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री वुल बनाती है, ये यहाँ पे समझ लीजिएगा। उसके बाद हम कहेंगे एवरीडे, रोज अब जब देखोगे तो व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, पीटर जो होता है वो देखता है, वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप्स। उनके जो शिप होते हैं या शिपयार्ड जो है सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन विथ हिल्स ऑन द फार डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे उनके देखिए लोकेशन दी गई है। तो उनका जो शिपयार्ड है वो कहाँ पे, तो ग्रासी प्लेन में है। कुछ हिल्स भी आपको देखने मिलते हैं थोड़ा डिस्टेंस पे। और उसके अलावा यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये साइंटिफिक तरीके से मैनेज किया गया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। पीटर के जो फैमिली है वो वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू। ये सब आपको देखने मिलता है। ये दूसरी जो कहानी थी ये पीटर की थी। पहली जो किस्सा है ये आपको मैम्बा का देखने मिलता है। फिर जब हम आगे बढ़ते तो देखिए मैम्बा और पीटर जो ये दो अलग अलग रीजन में रहते हैं वर्ल्ड के, और हम कहेंगे कि बहुत अलग अलग उनकी जिंदगियां हैं। ये जो डिफरेंस आपको देखने मिल रहा है ये इसीलिए है क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, नेचुरल वाटर या नेचुरल रिसोर्स, वेजिटेशन जो है, एनिमल हैं, ये सब जो है, या फिर जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, इन सब के कारण यहाँ पे दोनों एरिया में डिफरेंस देखने मिल रहा है। कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं उनका अवेलेबल रहना, ये भी मेन रीज़न है कि ये दोनों प्लेसेस अलग अलग है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ग्रासेस अवेलेबल है, जबकि यहाँ पे हम कहेंगे कि रॉक से भरी हुई एक लैंड है। तो दोनों जगह अलग अलग सिचुएशन है। पीटर के यहाँ पे जो उनको अलाउ हो रहा है जो भी चीज़ें होने के लिए, वो एक बेहतरीन लाइफ भी दे रहा है एज़ कम्पेयर टू मैम्बा पीटर को। जो इस तरह की हमें कुछ चीज़ें देखने मिलती है। तो यहाँ अगर देखा गया तो हम कहेंगे कि आप भी देखोगे अगर, तो आपको अलग अलग लैंड दिखेगी, आप अलग अलग रीजन में जाओगे, अलग अलग सॉइल दिखेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अलग अलग दिखेगी। तो ये सब चीज़ें आपको भी देखने मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम लैंड को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। तो जैसे यहाँ पे चैप्टर की जो शुरुआत थी उसमें लैंड लिखा था, तो सबसे पहले हम शुरुआत लैंड से करेंगे। लैंड के बारे में देखोगे तो आप लैंड तो जानते हो, ज़मीन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है जो हमें मिला है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 30% टोटल एरिया अर्थ सरफेस के ऊपर का यही लैंड है। बाकी 70% बाकी जो बचा हुआ एरिया है 70% के आसपास का, वहाँ पे आपको वाटर मिलती है। और ये जो 30% एरिया है इसमें भी हर जगह पे लोग आपको रहे हुए नहीं दिखते, काफ़ी सारी लैंड खाली भी पड़ी हुई है। यानी हम कहेंगे कि पॉपुलेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने मिलती है। एक ए नाम की जगह पे अलग पॉपुलेशन रहेंगी तो बी नाम की जगह पे अलग पॉपुलेशन रहेगी। अब ये पॉपुलेशन अलग अलग क्यों है, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स की अगर बात करें वर्ल्ड के, तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक आपको लैंड और क्लाइमेट की देखने मिलती हैं। अब जहाँ पे रक टोपोग्राफी है, यानी एक जैसे प्लेन्स नहीं है, समझ जाइए, थोड़े रक्ड बने हुए हैं, ऊपर नीचे ज़मीनें हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्लोप्स हैं माउंटेन के, या फिर लो लाइंग सस्पेक्टेबल टू वाटर, ऐसे वाटर लॉगिंग ऐसे कुछ एरिया है, या डेजर्ट एरियाज है, थिक फॉरेस्ट है, तो ये हम कहेंगे ये ज़्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड आपको देखने मिल सकते हैं, है ना। थिक फॉरेस्टेड एरियाज जो है नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड देखने मिलते हैं, या फिर हम कहेंगे कि वहाँ पे
ये जितने भी एरियाज है यहाँ पे, एक तो बहुत सारे कम लोग देखने मिलते हैं या कुछ भी आपको हैबिटेशन वहाँ देखने नहीं मिलता, ये जितने भी मैंने बताए। प्लेन्स में आप जाओगे या रिवर के वैलीज में जाओगे तो आपको भीड़ ही भीड़ दिखेगी लोगों की। तो जैसे मैंने बताया, जो रग ट्रोपोग्राफी, रग यानी क्या, ऊपर नीचे एरिया है, जहाँ पे स्लोप है माउंटेन के, जहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं हो रही है, वाटर अच्छे से नहीं पहुँच पा रहा है, डेजर्ट जैसे एरिया है, बहुत थिक फॉरेस्ट है, वहाँ पे कम पॉपुलेशन देखने मिलती है। जबकि आप प्लेन्स में जाओ या रिवर वैलीज में जाओ तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन देखने मिलती है, क्योंकि वहाँ पे लैंड जो होती है वो सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, इतना पानी अवेलेबल है। ऊपर से जो सॉइल है वो फर्टाइल है, क्योंकि वहाँ पे अगर देखोगे तो पानी, वाटर लॉक सॉइल है, वहाँ से पानी सॉइल को मिल रहा है, जिस कारण वहाँ पे ग्रोथ अच्छी हो पा रही है। तो ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं वर्ल्ड के। आप भी अगर ऑब्जर्व करो तो आपको देखने मिलेंगे कि नदी किनारे अगर आप जाओगे तो काफ़ी, जैसे यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छी पॉपुलेशन यूपी की देखने मिलती है, क्योंकि लैंड फर्टाइल देखने मिलती है, रिवर गंगा है, गंगेटिक प्लेन्स है, तो वहाँ हम कहेंगे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वही अगर आप सिक्किम साइड जाओ तो स्पार्सली पॉपुलेटेड देखने मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उतनी सूटेबल नहीं मिलती है सभी चीज़ों के लिए। तो ये सब आपको देखने मिलता है। अब ये जो लैंड है, लैंड यूज करके एक कंसेप्ट आता है। लैंड यूज का कंसेप्ट क्या है, उसके पहले यहाँ पे एक पिक्चर है, बहुत ही अच्छा पिक्चर, इसमें सैल्जबर्ग दिखा गया ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे देखिए, इन हाउ मेनी वेज द लैंड हैज़ बीन यूज्ड इन द अबव पिक्चर। देखिए कितने तरीके से इसको यूज़ किया जा रहा है, आप देख ही पा रहे हो ना। तो यहाँ खेती से लेके, घर से लेके सब कुछ है, पूरा नदी के किनारे बसा हुआ ये एक, हम कहेंगे, शहर है। अब लैंड यूज की बात करते हैं। लैंड यूज क्या होता है, लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस। आपको पता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रही है, फॉरेस्ट्री के यूज हो रही है, माइनिंग के लिए यूज हो रही है, हाउस बिल्डिंग के लिए यूज हो रही है, रोड्स हो गया, या फिर इंडस्ट्रीज बनाने के लिए यूज हो रही है। इसको लैंड यूज कहा जाता है। लैंड को यूज करना जो कंसेप्ट है उसको लैंड यूज कहा जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है, कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मैम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड, है ना। तो यहाँ पे हम यही है कि आप कुछ ऐसे तरीके बता सकते हो जिससे मैम्बा और पीटर की जो फैमिली है वो अपने लैंड को यूज कर सकते हैं। अगर आप सच में बता सकते हो तो आप नीचे लिखिएगा, आपको सोचने का मौका मिलता है, इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। जो लैंड का आप यूज करोगे इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स, जैसे कि आप देखिए लैंड किस तरह से यूज हो सकती है, उसमें लैंड की टोपोग्राफी कैसी है, या लैंड में जो सॉइल है वो कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल कैसी है, या फिर वाटर कितना अवेलेबल है, ये सब डिपेंड करता है। अगर वाटर अच्छा अवेलेबल है, सॉइल अच्छी है, क्लाइमेट अच्छा है, मिनरल्स अच्छे अवेलेबल है, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा, तो आप आराम से इसे यूज कर सकते हो। तो हम कहेंगे कि ये एक बेहतरीन तरीका होगा उसे यूज करने का, जब वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो होती है वो अवेलेबल होती है। अगर आपको टोपोग्राफी जो होती है, ये वर्ड सता रहा है तो टोपोग्राफी में भी बता दूं, ये एक, हम कहेंगे, नेचुरल जो फिजिकल फीचर्स उस एरिया के हैं उसे टोपोग्राफी कहा जाता है। जो जो फीचर्स वहाँ पे देखने मिल रहे हैं, सिंपल सी बातें हैं। ओके, तो ह्यूमन फैक्टर्स जो होती है, जैसे कि पॉपुलेशन या टेक्नोलॉजी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है लैंड यूज पैटर्न के। कितने लोग रहते हैं, ऊपर से टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, इससे भी पता चलता है कि लैंड का यूज किस तरह से हो सकता है। तो हम कह सकते हैं लैंड को हम इस बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे दो हम कहेंगे कि क्लासिफिकेशन उसके हो सकते हैं। एक है प्राइवेट लैंड और एक है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड तो आपको पता ही होगा, आपकी खुद की जो ज़मीन होती है उसे प्राइवेट लैंड कहा जाता है, और कम्युनिटी लैंड जो होती है उसको एक कम्युनिटी जो होती है वो पूरी ओन करती है। जैसे हम कहेंगे लाइक वो सभी मिलके यूज़ करते हैं, लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर हो गया, फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गए, मेडिकल हर्ब्स हो गए, ये जितनी भी चीज़ें होती है तो यही होगा। सो ये जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ये आप सभी की लैंड होती है, ऐसा नहीं कि किसी एक की है या फिर किसी एक इंडिविजुअल ने उसे खरीद के रखा हुआ है। तो प्राइवेट लैंड जो खरीदोगे आप वो, और बाकी आप जो लैंड के से फल कहीं पे आपको लगे हुए दिख रहे हैं, आप तोड़ के लेके जा रहे हैं बट कोई उसे ओन नहीं कर रहा है, तो कम्युनिटी की लैंड है पूरे। ये चीज़ें भी आपको पता चलती हैं। अब जब आप आगे आते हैं तो यहाँ ये देखने मिलता है कि लोग और उनकी जो डिमांड होती है वो बढ़ती जा रही है, बट लैंड की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। आप कितनी डिमांड बढ़ाओगे, बढ़ाओ जितनी डिमांड बढ़ाना चाहते हो, बट लैंड ही लिमिटेड है, तो क्या करोगे। जो क्वालिटी की लैंड है वो भी डिफरेंट है, प्लेस टू प्लेस अलग है। लोग जो होते हैं वो इंक्रोचमेंट शुरू कर दिए, जैसे अतिक्रमण कहा जाता है कॉमन लैंड पे, और वहाँ पे हम कहेंगे कि उसको वो कमर्शियल एरियाज बना रहे, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे अर्बन एरियाज में, और एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसको रूरल एरियाज में एक्सपांड कर रहे हैं। अब सिंपल से एक बात है, ऐसा समझ लो कि एक कोई लैंड पड़ी हुई है, उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है, तो कोई एक इंसान जाएगा वहाँ इंक्रोच कर लेगा, उसको इंक्रोच करने के बाद वहाँ पे वो कुछ ना कुछ बना देगा, हाउस बनाएगा या कमर्शियल कुछ चीज़ें बना देगा, हो गया। वहाँ से वो जो फॉरेस्ट की लैंड थी वो इंसान की लैंड बन गई, और वहाँ से शुरू हो गया आपके लैंड को यूज़ करना, फॉरेस्ट को कटाई करना। वैसे ही अगर आप
गांव में जाओगे तो जो फॉरेस्ट की लैंड थी वहाँ पे आपने एग्रीकल्चर को एक्सटेंड कर दिया, एग्रीकल्चर को एक्सटेंड कर रहे हो तो आपने जो ट्रीज और ये सब थे इनको कट कर दिया। ये करने के बाद वो लैंड आपकी हो गई क्योंकि आपने एग्रीकल्चर वहाँ पे शुरू कर दिया। इस तरह से हम इंक्रोच किए जा रहे हैं। आज अगर देखा गया तो लैंड के यूज पैटर्न जो है उसमें जो चेंजेस आए हैं, इस कारण भी कल्चरल चेंजेस हमारे सोसाइटी में देखने मिलते हैं, है ना। तो हम यही कहेंगे कि जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग, सोसाइटी में जैसा आपका कल्चर है उसके अकॉर्डिंग भी आप लैंड को यूज करते हो। अगर देखा गया तो लैंड डिग्रेडेशन हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया, ये मेजर थ्रेट्स है एनवायरमेंट को। आप तो जानते ही हो। देखो भाई, लैंड को खराब करोगे, लैंड को डिग्रेड करना शुरू करोगे, वहाँ पे कुछ केमिकल्स यूज़ किए आपने, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए हैं, वहाँ पे आपने पेड़ काट दिए जिस कारण सॉइल इरोजन हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गए, डेजर्टिफिकेशन होने लगा, रेनफॉल में चेंजेस आए हैं। ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट को। और ये जो है एक्सपांशन अगर एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का हो रहा है, इस कारण ही हो रहा है। देखो, एग्रीकल्चर करने के लिए पेड़ काट दोगे, कंस्ट्रक्शन करने के लिए पेड़ काट दोगे, पेड़ के काटने से लैंड के ऊपर की जो सॉइल होगी वो धूल आने के बाद विंड से उड़ जाएगी, विंड इरोजन हो जाएगा या फिर पानी से बह जाएगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स जाने वाले हैं जिससे लैंड डिग्रेड हो जाएगी, लैंडस्लाइड हो जाएगी, लैंड गिरने लगेगी, या फिर हम कहेंगे सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, यही सब आपको देखने मिलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कितने अच्छे से इस पिक्चर में आपको बताया गया है कि लैंड पूरे हम कहेंगे एक एक टाइम पीरियड में किस तरह से चेंज होते जाती हैं। अगर हम कहेंगे तो पहला जो यहाँ पे आपको पहला पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे पहले इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ बहुत अच्छी खेती हुआ करती थी, बट इंसान ने यहाँ पे इंक्रोचमेंट कर दिए थे, खेती वेती यहाँ पे शुरू हो चुकी थी, बट यहाँ पे ज़्यादा इंक्रोचमेंट उसने किए नहीं थे। धीरे धीरे उसकी खेती अच्छी होने लगी, अब वो घर भी अच्छे बनाने लगा, अपने घर का एरिया भी बढ़ाने लगा, ट्रैक्टर ये सब यूज़ करने लगा, और इस तरह से लैंड हो गई। धीरे धीरे यही जो थी इसके कच्ची सड़क उसको लग रही थी, इसको पक्की सड़क बना दिया, बिल्डिंग और बढ़ा दी गई, और इस तरह का नज़ारा दिखने लग गया। अब खेत जो है वो धीरे धीरे गायब हो गए, उस जगह गार्डन बनने लगे। उसके बाद तो गार्डन उसने पूरी तरह से डेवलप कर दिए, एयरपोर्ट से लेके बस स्टेशन से लेके गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब चलने लगी, बिल्डिंग के अपार्टमेंट्स बन गए, और ये शहर इस तरह से डेवलप हो गया। एक तरफ से ये शहर जब ऐसा हुआ करता था, ये आज ऐसा बन चुका है। यही तो हम करते हैं, चेंज इस तरह से आ रहा है लैंड में टाइम के साथ। उसके बाद हमें ये जो लैंड रिसोर्सेस है इसको हमें कंजर्व करना चाहिए, हमें इसे बचा के रखना चाहिए। पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसके साथ साथ हमारी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने के कारण लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन आपको देखने मिल रहा है फॉरेस्ट कवर का। जो फॉरेस्ट है उसको तोड़ा जा रहा है, और जो हम कहेंगे एरेबल लैंड होती है, एंड हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स, है ना। तो हम यही कहेंगे कि हमने सबसे पहले क्या किया, आपकी ज़रूरत है। अब देखिए, पॉपुलेशन बढ़ गई, लोगों की नीड्स बढ़ गई, फर्नीचर बनाना है पेड़ काटो, ये बनाना है पेड़ काटो, ये सब जब हम कर रहे हैं तो फिर क्या होता है कि हम कहेंगे कि डिमांड के चलते फॉरेस्ट कवर को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है। उसके अलावा एरेबल लैंड, एरेबल यानी जो जहाँ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है ऐसी लैंड, एरेबल लैंड यानी जहाँ एग्रीकल्चर आप करने वाले वो लैंड, तो एरेबल लैंड भी हम उसे बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी पेड़ काटेंगे। इस कारण हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेस जो है वो ख़त्म होने के बहुत ज़्यादा डर हमारे पास आ चुके हैं। इसीलिए प्रेजेंट रेट जो है डिग्रेडेशन का लैंड का, उसको देखते रहना चाहिए। हमें एफॉरेस्टेशन करना होगा, हमें वृक्षारोपण करना होगा, हमें लैंड रिक्लेमेशन फिर से करने होंगे। लैंड जो है वो नेचर की जो थी वो नेचर को वापस देनी पड़ेगी, और आपकी जो लैंड है उसको लिमिटेड फिर से करना होगा। आपको केमिकल पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ है उसे रेगुलेट करना होगा, यानी आप एक क्वांटिटी तक ही केमिकल के पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर सको जब आप क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ये भी आपको वहाँ पे सीखना होगा। पेस्टिसाइड्स यानी जो कीड़े वीड़े लगते हैं उसके लिए जब ये किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स को डाला जाता है ना, तो वो सब हम कहेंगे। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना वो भी लिमिटेड होना चाहिए, और ओवर ग्रेजिंग ना हो इसका ख्याल रखना है। ओवर ग्रेजिंग यानी हम कहेंगे चराना, चराओ आप पशुओं को, आप उनका हम कहेंगे कि बट एक लिमिट में, ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी। अगर आप पूरा ही घास ग्रेजिंग में ही वेस्ट कर दोगे तो बचेगा ही क्या। तो ये सब मेथड है जिससे आप लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हो। उसके बाद हम कहेंगे, अब यहाँ तक आपको लैंड रिसोर्सेज को कैसे बचाना है पता चल गया। तो हमने सबसे पहले जो देखा था वो लैंड क्या होती है ये देखा, बाद में हमने लैंड का यूज़ देखा, फिर उसको कंजर्व कैसे करना ये देखा। अब हम सॉइल देखते हैं। अब सॉइल होता क्या है, सबसे पहले सॉइल यानी एक थीन लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंस की। आप सबने बचपन में रेत में खेले ही होंगे, आपको सॉइल तो पता ही है कैसी होती है, ग्रेन की तरह ग्रेनी सब्सटेंस होता है।
थिन लेयर होती है जो कवर कर रही है सरफेस को अर्थ के, उसको सॉइल कहा जाता है, ग्रेनी ग्रेनी ऊपर के लेयर को कवर करेगी। अगर देखेंगे तो इट इज क्लोजली लिंक टू लैंड, है ना, लैंड के साथ ये जुड़ी हुई आपको देखने मिलती है। लैंडफॉर्म्स कैसे है वो डिटरमाइन करते हैं किस टाइप ऑफ सॉइल देखने मिलेगी। हर जगह अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल देखने मिलती है। सॉइल जनरली बनती किस चीज़ से? सॉइल जो होती है वो ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, मिनरल से बनती है, वेदर्ड रॉक से बनती है जो अर्थ पे मिलते हैं। अब आप बोलोगे वेदर्ड रॉक क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर तो हमें पता है, मिनरल्स भी हमें पता है, बट ये वेदर्ड रॉक क्या होते हैं? तो वेदरिंग यानी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो रॉक होते हैं उसकी प्रोसीजर, यानी वो रॉक का टूटना, उसको वेदरिंग कहा जाता है। अब हम कहेंगे ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। अब देखिए आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक पत्थर है, कोई भी चीज़ अगर बहुत धूप आई वो पत्थर गर्म हो गया और अचानक से बारिश आ गई। अचानक से बारिश आने के बाद क्या होगा? हम कहेंगे कि उसके ऊपर अचानक से पानी गिरेगा, और अचानक से पानी गिरने के कारण अब किसी भी गर्म चीज़ पे एकदम से ठंडा पानी मारोगे तो टूट जाएगी, तो पत्थर टूट जाते हैं। टूट जाने के बाद उसमें छोटे छोटे पार्टिकल जो निकलते हैं वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं, इसलिए कहा कि वेदर्ड रॉक्स होते हैं। दूसरा हम कहेंगे कि जैसे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो पत्थर बीच में आ रहे हैं तो वो भी टूटते जाएंगे, या हमारी कोई एक्टिविटीज़ है, हम माइनिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे भी कुछ स्टोन्स जो है, ये रॉक जो है ये टूटे जा रहे हैं, इस कारण भी वो मिट्टी में आके मिल जाते हैं, जिसे सॉइल कहा जाता है। सो ये कब होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये वेदरिंग की प्रोसेस है, आपने ये देखा। ये होने के बाद द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अगर कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा और कोई चीज़ बहुत कम है तो सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं रहेगी। फर्टाइल का मतलब होता है कि वो अच्छा ग्रो कर सकती है फसलों को, तो उसे फर्टाइल कहा जाता है। अब अच्छा ग्रो अगर नहीं कर पा रही है तो फर्टाइल नहीं है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, मिक्सचर जो भी है वो ठीक क्वांटिटी में नहीं है। जो राइट मिक्स होगा तभी वो सॉइल जो है ये फर्टाइल बन सकती है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो यह केस स्टडी दी हुई है लैंडस्लाइड की, जिसको हम आगे और पढ़ेंगे, बट पहले हम अभी सॉइल को पढ़ रहे तो सॉइल को ही पहले ख़त्म कर लेते हैं। अब सबसे पहले अगर देखा गया तो टॉप सॉइल जो है जिसमें ह्यूमस और वेजिटेशन होता है, ऊपर की अगर बात करें तो, है ना। अब यहाँ पे ये आ गया कि हमें ये देखने मिल रहा है कि ऊपर की जो सॉइल है इसमें जैसे हमने देखा कि आपको वहाँ पे ह्यूमस देखने मिल रहा है, यानी हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो सॉइल का, ह्यूमस, जो लीव्स और बाकी जो चीज़ें हैं उसको डिकम्पोज करते हैं सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हमें कुछ तो भी मिनरल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे वेजिटेशन आपको देखने मिलता है। उसके बाद सब सॉइल जो होता है उसमें सैंड, सिल्ट या फिर हम कहेंगे क्ले होता है उसके नीचे। ऊपर के सॉइल में ये सब आपको देखने मिलता है। टॉप सॉइल पे ह्यूमस और वेजिटेशन, यानी कुछ हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। उसके बाद नीचे वेदर्ड रॉक मटेरियल होता है और नीचे एक पेरेंट रॉक होता है, ये मेन रॉक। इसके बाद यहाँ पे जो वेदरिंग हुआ है वो। उसके बाद यहाँ पे सब सॉइल जो है इसमें सैंड, सिल्ट, क्ले होती है। ऊपर ह्यूमस और वेजिटेशन आपको ऊपर ऊपर देखने मिलता है। तो ये सॉइल की प्रोफाइल होती है। तो यहाँ पे एक देखिए बहुत अच्छा फैक्ट लिखा है। आपको क्या पता है, डू यू नो, ये जो सॉइल आप देख रहे हो, 1 सेंटीमीटर अगर सॉइल निकालो तो 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए 100 साल के आसपास का वक्त लग जाता है। तो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, है ना, तो सदियाँ लग जाती है, यही बोलूँगा मैं कि सॉइल बनने में। तो यहाँ पे सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी है। तो सॉइल का जो फॉर्मेशन है उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कि एक जो भी ये सॉइल का फॉर्मेशन है इसमें पेरेंट रॉक, हम कहेंगे रिलीफ हो गया, फ्लोरा फौना हो गया, क्लाइमेट, टाइम, ये सब जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो हमें सबसे पहले ये देखने मिलता है कि ये जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा इसमें जैसे कि जो आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर्स है ना, तो मेजरली ये किस पे डिपेंड है? जो रॉक की चीज़ें टूट के उस सॉइल में मिली है वो रॉक कौन से टाइप का था, है ना। बाकी फैक्टर्स जो है वो टोपोग्राफी क्या थी या ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या रोल रहा है, टाइम कितना लगता है ना, सॉइल फॉर्मेशन को, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये प्लेस टू प्लेस डिफर करती है। सबसे पहले हम कहेंगे पेरेंट रॉक का क्या काम है, यानी वो रॉक जिसका उस सॉइल में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जिसके मटेरियल हैं वहाँ पे उससे उसका कलर बनता है, सॉइल का टेक्सचर बनता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मिनरल कौन से रहेंगे ये पता चलता है, कंटेंट्स और परमेबिलिटी कितनी रहेगी ये यहाँ पे देखने मिलता है। यानी ये सब चीज़ें डिसाइड होती है कि रॉक कौन सा था जिससे वो सॉइल बनी है, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। अब धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हो तो आगे हम कहेंगे कि और भी कुछ चीज़ें हैं।
अब यहाँ परमेबिलिटी जो है सॉइल की, यानी हम कहेंगे कि जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं, है ना, यानी हम कहेंगे कि वाटर जो होगा और एयर जो होगा वो किस तरह से सॉइल से मूव हो सकती है ना, ये भी परमेबिलिटी ऑफ सॉइल को हम कह सकते हैं। ठीक है, अब कोई सॉइल है उसमें से वाटर और एयर मूव हो पा रही है या कोई भी अदर लिक्विड, तो उसकी परमेबिलिटी, नहीं तो कहीं कहीं पे मूव ही नहीं हो पा रही, रुक गई हैं, तो वो सब परमेबिलिटी कहलाती है। उसके बाद रिलीफ जो होता है वो, यानी ऑल्टीट्यूड कितना है, अल्टीट्यूड यानी हम कहेंगे हाइट कितनी है, स्लोप कितना है, एक्यूमुलेशन यानी वही है कि एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल कितना है, कितना एक्यूमुलेट कर पा रहा है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे हमें देखने मिलती हैं। उसके अलावा फ्लोरा फौना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो, जो कि ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं। ह्यूमस यानी मैंने आपको ये बताया कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिकम्पोज कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, कुछ सब्सटेंसेस को, जिससे सॉइल को भी कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो वही है कि फ्लोरा फौना, यानी फ्लोरा यानी आपको पता है प्लांट, फिर फौना यानी आपको पता है वो है एनिमल्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनका भी कोई ना कोई रोल है जिससे ह्यूमस कितना बनेगा ये डिसाइड होता है। उसके बाद अगला कहूँगा तो क्लाइमेट, अगला जो है वो टाइम जो होता है उससे डिटरमाइन होता है कि कितनी थिकनेस रहेगी सॉइल प्रोफाइल की। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा सॉइल जो होती है उसकी थिकनेस जो है वो कम होती जाएगी। तो हम कहेंगे कि टाइम डिटरमाइन करता है कि थिकनेस कितनी रहेगी। उसके अलावा क्लाइमेट कुछ चीज़ें डिसाइड करता है, जैसे कि टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना है ना, रेट ऑफ वेदरिंग कितना है, ह्यूमस फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे डिसाइड करती है कि सॉइल का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिस्कस कर रही हैं, और इन सब चीज़ों के चलते ही सॉइल किस तरह की सॉइल आपके यहाँ पे जो पाई जा रही है वो यहाँ पे डिसाइड होता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जितनी भी यहाँ कहेंगे, यानी हम यहाँ पे जैसे ले रहे हैं रिलीफ में भी कैसा है कि एल्टीट्यूड हो गया या फिर स्लोप हो गया, है ना, तो डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, है ना। तो एक्यूमुलेशन यानी यही है कि कितनी कैसी वो बिल्टअप होने वाली है, कैसी वो बनने वाली है, ये सब चीज़ें, या फिर क्या क्या एक्यूमुलेट करने वाली है ये, या फिर हमने देखा कि पेरेंट रॉक भी कुछ चीज़ें डिटरमाइन कर रहे हैं। उसके अलावा हम कहेंगे कि फ्लोरा फौना जो ह्यूमस फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ इफेक्ट कर रहे हैं। टाइम जो होता है वो थिकनेस डिटरमाइन कर रही है, या टेम्परेचर, ये सब जितनी भी चीज़ें, ये ह्यूमस फॉर्मेशन कितना होगा, ये सब यहाँ पे डिटरमाइन किया जा रहा है। तो सॉइल इस तरह से देखने मिलती है, सॉइल के फॉर्मेशन में ये जितनी भी चीज़ें ये कुछ ना कुछ अफेक्ट कर रही हैं, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हम देखेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल और कंजर्वेशन मेजर्स। देखिए सॉइल का डिग्रेडेशन तो बहुत होता है, सॉइल की क्वालिटी में डिग्रेड होता है, सॉइल पूरी तरह से खराब होते जाती है। सॉइल इरोजन और डिप्लेशन जो है यही मेजर थ्रेट है सॉइल को एज अ सोर्स। सॉइल हमारे लिए कितना अच्छा सोर्स है, सोचिए, जो हमें इतने सारे क्रॉप्स देता है, इतने सारी चीज़ें हमें सॉइल से मिलती है, बट सॉइल जो होती है वो इरोड हो जाती है, यानी हम कहेंगे कि सॉइल जो होती है वो उड़ जाती है। सॉइल का इरोजन किस तरह से होता है वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो आपको मैंने पहले लेक्चर्स में बता ही दिया था कुछ इसके बारे में चीज़ें, तो अब हम और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले अगर देखा गया तो सपोज ये कोई एक रीजन है, यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं, यहाँ पे कुछ ट्रीज है ऐसा समझ जाइए, या फिर यहाँ पे कुछ घास लगी हुई है। ठीक है, अब क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो भी सॉइल है, सॉइल की जो लेयर है, ये सपोज अभी अगर हवा आ गई या फिर ऐसा समझ जाए कि बहुत बारिश गिरी, यानी विंड बही बहुत सारी, ये विंड है फॉर एग्जांपल, तो फिर ये सॉइल को बहा के लेके जाएगी। बट अगर यहाँ पे पेड़ है तो ये सॉइल जो ऊपर की लेयर है ये बच जाएगी। सॉइल इरोजन इसी को कहते हैं, जो सॉइल को विंड बहा के लेके जा रही है। या फिर विंड नहीं तो हम कहेंगे कि रेनफॉल आया, बहुत पानी भरा और जो ऊपर की सॉइल की लेयर थी वो पूरी की पूरी निकलने लगी, बट ट्रीज ने उसको रोक लिया जाने से। यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे आके रुक गई, यहाँ पे आके रुक गई, बट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीज को काट दिया। वो ग्रास भी यही काम करेगी सेम, जो पेड़ कर रहे थे ग्रास को भी काट दिया, तो जितनी भी सॉइल थी ये बहके हुए चले जाएगी। और ये सॉइल जो है ऊपर की लेयर ही आपको देखा है पहले मैंने आपको बताया कि ह्यूमस होता है, वही अच्छी होती है प्रोडक्शन के लिए, ये सब गायब हो जाएगी, एक तो विंड या फिर रेन के कारण। तो हमें इससे बचना चाहिए, तभी हम लैंड जो सॉइल है उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो इसके कंजर्वेशन क्या चल सकते हैं ये हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो यहाँ पे देखा तो सबसे पहले हम कहेंगे कि ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स दोनों भी कारण हम कहेंगे डिग्रेडेशन होता है, सॉइल खराब होती है। फैक्टर जिस कारण ये होता है वो है डिफॉरेस्टेशन, जैसे मैंने आपको बताया, यानी पेड़ को काट देना। ओवर ग्रेजिंग, जो घास थी उसको भी आपने ग्रेजिंग करा दिया, चरा दिया अपने जानवरों को, और उस कारण हम कहेंगे कि सॉइल की क्वालिटी खराब होगी क्योंकि ऊपर की लेयर उड़ गई। ज़्यादा यूज़ कर लिया फर्टिलाइजर्स का या पेस्टिसाइड्स का, उसको यूज़ करने से भी सॉइल की क्वालिटी खराब होती है। रेन वॉश, अभी मैंने आपको बताया, लैंडस्लाइड हुआ
तो लैंड की लैंड गई और ऊपर की लेयर सॉइल की चले गई, या फिर फ्लड्स आ गए, फ्लड से भी ये हो जाएगा, रन ऑफ हो जाएगी सॉइल। ये सब तो आपको पता है। तो हमें अब ये पता करना है कि हम क्या इसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रोकने के तरीके। तो सबसे पहला जो मेथड है जिससे रोका जा सकता है उसे मल्चिंग कहा जाता है। अब मल्चिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ जो आपको फिगर दिख रही है, यहाँ पे जो आपको डायग्राम, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये मल्चिंग का है। अब ये मल्चिंग वाली जो प्रोसेस है इसको समझ लेते हैं। मल्चिंग में क्या किया जाता है जनरली, कि जो ग्राउंड होता है, जैसे अब ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है, इनके बीच का जो ग्राउंड है ये खाली है, तो ये पूरे बेयर ग्राउंड को बिटवीन द प्लांट्स इसको क्या किया जाता है, कवर, इस तरह से कवर किया जाता है। ये जो कवर किया जाएगा विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एक तो इससे कवर करेंगे, या फिर आप स्ट्रॉज भी इसमें डाल सकते हैं, जो भी बचे हुए हम कहेंगे आपके प्लांट्स वांट्स के जो भी रिमेनेंट्स होंगे उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉ को। और यहाँ पे क्या होगा कि सॉइल के अंदर का जो मॉइस्चर रहेगा वो बाहर नहीं निकलेगा। अगर ये सॉइल ओपन होती तो इसके अंदर का मॉइस्चर जो होता है वो आकर बाहर निकल गया रहता और सॉइल जो है वो सूख जाती। तो मॉइस्चर को यहाँ पे बने रहने के लिए इस तरह से ढक दिया जाता है। मॉइस्चर इसी में रहेगा जिससे प्लांट्स को ग्रो होने में बहुत अच्छे से हेल्प होगी। तो इसे मल्चिंग कहा जाता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ, द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स इज कवर्ड विथ थीन लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन द सॉइल मॉइस्चर। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका जिससे आप सॉइल को अच्छा रख सकते हैं वो है कंटूर बैरियर्स। अब कंटूर जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो कंटूर बैरियर कैसा होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे तो ऐसा, अब यहाँ पे क्या होता है जनरली कुछ कंटूर्स बनते हैं। अब यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे वैसे पिक्चर तो मिला नहीं, बट फिर भी आपको ये बता सकता हूँ कि कंटूर जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। देखिए इस तरह से, ये है कंटूर। ये कंटूर पे कुछ बैरियर्स बनाने पड़ते हैं ताकि सॉइल जो है ये बह ना जाए। अब पानी के साथ सॉइल बह सकती है सबसे पहले, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के बैरियर्स बना के रखेंगे। यानी जो सॉइल है ये अगर बह रही है तो ये बैरियर्स उसे रोक देंगे, ये बैरियर उसे रोक देंगे, ये बैरियर उसे रोक देंगे, और आपकी सॉइल जो है वो बहते बहते रुक जाएगी। तो इस तरह के जो बैरियर बनाए जाते हैं इसे कंटूर बैरियर कहा जाता है। कंटूर बैरियर, कंटूर यानी एक तरह का शेप होता है, जो ऐसा ऐसा शेप होता है या ऐसा ऐसा शेप होता है, ये पूरा जो होता है ये कंटूर होता है। तो यही है, कंटूर पे बैरियर बनाए जाते हैं और उससे सॉइल को बहने से रोका जाता है। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका एनसीईआरटी में क्या दिया है ये देख लेते हैं। तो देखिए कैसा होगा कि कंटूर बैरियर में एक तो स्टोन्स का यूज़ करेंगे, ग्रास का यूज़ करेंगे। मैंने आपको जो पिक्चर दिखाया उसमें ग्रास का यूज़ किया था, या सॉइल का यूज़ करेंगे, उससे बैरियर बनाएंगे कंटूर्स के, यानी जो भी कंटूर यहाँ पे आपने देखे थे ना वहाँ पे ऐसे बैरियर बना के रखेंगे, और ट्रेंचेस जो है वो उसके आगे बना के रखेंगे जिससे वाटर जो होगा वो कलेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको दिखाया। उसके बाद रॉक डैम आप बना सकते हैं। रॉक डैम जो होता है उसमें रॉक्स जो होता है उनको वहाँ पे रखा जाता है जिससे पानी का जो बहाव है वो स्लो हो जाएगा। पानी का बहाव स्लो हो गया तो वो सॉइल को लेके नहीं जाएगा उतने फास्ट। एक्सक्यूज मी, एक छोटा सा पिक्चर दिखा दो आपको। ये है जो पिक्चर आपको दिख रहा है, इसमें छोटा सा रॉक डैम बनाया गया है। ये जो रॉक डैम बनाया गया, इस रॉक डैम के कारण क्या होगा, ये पानी का जो बहाव रहेगा वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो सॉइल को इतनी इजीली बहा के नहीं लेके जाएगा और आपकी जो सॉइल है वो कंजर्व हो जाएगी। ये दूसरी एक और चीज़ आपको यहाँ पे पता चली है। उसके बाद आगे आते हैं तो एक टेरेस फार्मिंग करके है। टेरेस फार्मिंग किस तरह से चलती है वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए टेरेस, अब यहाँ पे क्या होता है, जो हिल है उस पर अगर आपको फार्मिंग करना है तो इस तरह की आपको टेरेस फार्मिंग करनी है। ऐसे टेरेस बनाने पड़ते हैं स्लोप पे। ये जो टेरेस बनाए जाते हैं इसके ऊपर फिर आप फार्मिंग करते हैं। यानी हम कहेंगे कि ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स जो है, या फिर ऐसे स्टेप्स या फिर जो टेरेसेस हैं, टेरेस आपको बनाने पड़ते हैं स्टीप स्लोप पे। उस कारण हम कहेंगे कि यहाँ पे फिर आपके क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रो कैसे होंगे, अगर ऐसा स्लोप रहेगा तो यहाँ पे ग्रो नहीं होंगे। इस कारण जो रन ऑफ है पानी का वो रुक जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पानी रह जाएगा, यहाँ पे अलग पानी रह जाएगा, यहाँ पानी रह जाएगा। तो इस तरह से हम टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं जहाँ पे स्टीप स्लोप है उस एरिया में। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके पास फार्मिंग करने के लिए। अगला जो आपको तरीका देखने मिलता है वो है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग की अगर बात करूँ तो इंटरक्रॉपिंग भी आपको दिखा देता हूँ इस तरह से, यानी एक ही लैंड पे आप ज़्यादा क्रॉप्स ले सकते हैं। देखिए इंटर क्रॉपिंग, अगर इंटर क्रॉपिंग की हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखने मिलता है कि डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो अल्टरनेट रोज में ग्रो किए जाते हैं। जैसे ये क्रॉप के पैटर्न अलग है, ये क्रॉप के पैटर्न अलग है। इस तरह से डिफरेंट क्रॉप्स जो है उसे आप ग्रो कर सकते हैं अलग अलग टाइम पे, जिस कारण देखिए अब सॉइल आ गई, यहाँ से बहते हुए लेके जाए वो इसको मिल जाएगी, यहाँ से बहते हुए लेके जाए तो इसको मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी। यानी सॉइल का रन ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं रुक सकता है इंटर क्रॉपिंग करने से, एक साथ कुछ क्रॉप्स लेने से सॉइल को आप बचा सकते हो। उसके अलावा अगर हम आगे आते हैं तो आगे आपको जो देखने मिलता है वो तरीका भी यहाँ देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, और वो तरीका है कंटूर प्लोइंग। अब कंटूर जो आपने बना के रखे थे उसमें आपको प्लोइंग करना होगा, तो वो किस तरह से होता है ये भी हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको देखने मिलता है
कि प्लोइंग करना है आपको पैरेलली, जितना भी है वहाँ पे प्लोइंग करके रखना है। देखो प्लोइंग करके रखा है, ये प्लोइंग करके रखा है, तो प्लोइंग करना है पैरेलली, जिससे हम कहेंगे हिल स्लोप पे ज़्यादातर ये किया जाता है, हिल स्लोप पे, जिस कारण यहाँ पे अगर पानी बह रहा है तो ये कंटूर पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा, इस तरह से ये पानी आपका रुक सकता है। नेचुरल बैरियर है जो स्लोप के नीचे पानी को जाने से रोकता है, क्योंकि पानी अपने साथ क्या लेके जाता है, सॉइल लेके जाता है, तो आपकी सॉइल जो है ये भी बच जाएगी। तो ये भी एक तरीका है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। और आखिरी तरीका जो उन्होंने दिया है वो है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स का यूज़ कैसे हो सकता है ये भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे शेल्टर बेल्ट्स बनाए जाते हैं, ये है शेल्टर बेल्ट्स। अब ये जो शेल्टर बेल्ट्स होते हैं इसमें ये कोस्टल और ड्राई रीजन में ज़्यादातर देखने मिलते हैं। कोस्टल रीजन यानी जहाँ पे समुंदर का किनारा है, और ड्राई रीजन वहाँ पे आपको ये ज़्यादातर देखने मिलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ट्री के रो बनाए जाती है। देखिए रो ऑफ ट्री, रो है, इसमें ट्री है, तो ये ट्री जो होंगे ये कहीं ना कहीं रोक देंगे विंड मूवमेंट। अब यहाँ से विंड बहते हुए आए, विंड बहाते हुए लेके जा रही, तो इसको ये रोक देंगे, बैरियर बन के रहेंगे बीच में, विंड आके रुक जाएगी और आपकी सॉइल जो है वो बहने से यहाँ पे बच जाएगी। तो इस तरह से आप सॉइल के कवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं शेल्टर बेल्ट से भी। तो आई होप आपको ये चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ गई हैं। मैंने यहाँ पे कोशिश वही की है कि आपको ये पूरी चीज़ें मैं जैसे कि इसके साथ ही समझाऊं, जो हम कहेंगे कि डायग्राम पिक्चर्स के साथ। तो पिक्चर्स के साथ आपने इसे पढ़ लिया है। तो हम शेल्टर बेल्ट्स में पढ़े थे, इन द कोस्टल रीजन ड्राई रीजन्स रो ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी है, वो आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। दैट इज़ वेरी सिंपल एक्टिविटी, आप उसे पढ़ के आप उसे क्लियर कर सकते हो, जो भी एक्टिविटी थी उसको, ठीक है। तो एक्टिविटी जो है वो आपको करना है ताकि आप उसे समझ पाओ और अच्छे से। हम जो अगला टॉपिक है उसे पढ़ेंगे, दैट इज़ हम कहेंगे वाटर। अब आपने सॉइल को पढ़ लिया, अब आप वाटर को पढ़ेंगे। अब तक आपने जो जो चीज़ें पढ़ी उसमें आपने सॉइल को पढ़ लिया है, आपने सॉइल के अलावा कुछ रिसोर्सेस यानी लैंड को पढ़ लिया है, लैंड और सॉइल को आप पढ़ चुके हो। अब आप वाटर को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अगर वाटर की बात करें तो वाटर जो है ये वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है। वाटर जो है ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जो रिन्यू होते रहता है। 3/4 ऑफ द अर्थ अगर हम कहें, जस्ट अ मिनट सॉरी, हाँ, तो हम कहेंगे कि 3/4 आपकी जो अर्थ है, अर्थ का सरफेस वो पानी से ही घिरा हुआ है, ये तो आपको पता ही है ना। तो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। इट इज़ देयरफॉर हम कहेंगे अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। अगर हमारे प्लैनेट अर्थ को अगर आप मून से देखते हो तो वो आपको दिखता है कैसा, तो वो आपको दिखता है एक ब्लू कलर का प्लैनेट, क्योंकि उस पर पानी ज़्यादा है। क्योंकि हम कहेंगे 3/4 सेक्शन तो अर्थ का पानी से ही ढका है, यानी हम कहेंगे इट वॉज इन अ प्रिमिटिव ओशन दैट लाइफ बिगन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, है ना। तो पहली जिंदगी पानी में ही आई थी, ये भी पता है। आज भी अगर देखा गया तो ओशन कवर ये 2/3 है अर्थ के सरफेस के, और ये एक रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल को सपोर्ट करता है। पानी है, ओशन, इस कारण ही तो इतने वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आपको देखने मिलते हैं। ओशन वाटर जो है वो सलाइन है, यानी वो थोड़ा खारा है, सैलिनिटी उसमें, नमक है, एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, है ना। आप उसको पी नहीं सकते डायरेक्टली उस पानी को, उसका यूज़ नहीं कर सकते आप डायरेक्टली। सो आपको ज़रूरत पड़ती है फ्रेश वाटर की, और फ्रेश वाटर जिसमें सॉल्ट नहीं है, ऐसा पानी पूरे अर्थ पे आप विश्वास नहीं करोगे बट फिर सिर्फ 2.7% है। नियरली अगर देखा गया तो 70% जो होता है वो आइस शीट्स में है। जो आइस की शीट्स बनी है या फिर जो ग्लेशियर्स बने हैं ना, बर्फ़ वाला जो रीजन होता है, जैसे एंटार्क्टिका में हो गया, ग्रीनलैंड में हो गया, माउंटेन रीजन्स में हो गया, यहाँ पे तो 70% उसमें का वहीं पे है 2.7% में से। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बचता नहीं है, और इसकी जो लोकेशन है ये इनएक्सेसिबल है, आप वहाँ पे जाके ला भी नहीं सकते उस पानी को, है ना, जो बर्फ़ में बना हुआ है। तो हम कहेंगे 1% ही फ्रेश वाटर आपके लिए अवेलेबल है और आपके यूज़ के लिए वो फिट है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पानी है इसकी बहुत कमी है, और हम कह सकते हैं कि इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। तो कहाँ कहाँ देखने मिलता है फ्रेश वाटर जिसको आप कंज्यूम कर सकते हो? सबसे पहले ज़मीन के अंदर जो है वो, या फिर हम कह सकते हैं कि जो रिवर्स है उसमें, या फिर जो लेक से तालाब उसमें, या फिर जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर उसमें आपको देखने मिलता है। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छी बात कही है कि 1975 कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज वॉज 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। इतना आपके पास होता है उस वक्त 1975 में ये पता चला, और इट्स शोड टू मोर देन 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर इन
ईयर 2000। तो देखिए पहले जो हम यूज़ करते थे 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर, वो हमने 6000 क्यूबिक पर किलोमीटर पर ईयर पे हमने उसे ला लिया। तो ये सब हम देख सकते हो कंजम्पशन कितना आपको ज़रूरी है। देखिए पानी का यूज़ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ ही रहा है, ये तो आपको पता ही है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, अब यहाँ तक की पैराग्राफ हो गया तो फिर से एक छोटा सा चीज़ आपको सॉइल में बताना मैं भूल गया था, वो बता देता हूँ। यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई थी, वो ये है कि इन इंडिया सॉइल्स कुड बी एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटरेट सॉइल, डेजर्टिक सॉइल, माउंटेन सॉइल। आपको इसके बारे में अलग अलग सॉइल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। वहाँ पे उन्होंने लिखा था कि आप सॉइल को कलेक्ट कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि वो अलग अलग क्यों है, बट आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये सॉइल्स की क्या स्पेशलिटीज़ है और ये एक दूसरे से अलग क्यों है और कौन से रीजन में पाई जाती है। ये छोटा सा वर्क है जो आपके स्टडी को और बेहतरीन बनाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं तो आगे आपको वाटर के बारे में कुछ चीज़ें पता चली। अब यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि फ्रेश वाटर हमारे पास बहुत कम है। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन दी अर्थ, ये हम कह सकते हैं। पानी जो है ये हम कहेंगे इसको हम ऐड भी नहीं कर सकते, इसको सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते अर्थ पे, है ना। तो अर्थ पे पानी जितना उतना ही रहेगा, ना आप ज़्यादा का पानी बना सकते हो ना ज़्यादा का पानी कम कर सकते हो। देखा गया तो उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट ही रहेगा, सिर्फ अगर देखा गया उसका एबेंडेंस जो होता है वो वैरी करेगा, बिकॉज इट इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन। तो कहीं ज़्यादा, अब ये बहता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है तो कॉन्स्टेंटली मोशन में है। साइकिलिंग जो होगी वो ओशन के थ्रू होगी, एयर के थ्रू होगी, यानी एयर के थ्रू आपको बताएं। देखिए ओशन के थ्रू भी हो सकती है, ओशन का पानी जो इवेपोरेट होकर हवा में जाएगा, ऊपर से एटमॉस्फेयर में आने के बाद वहाँ पे कंडेंसेशन और ये सब होने के बाद बारिश गिरेगी। सेम चीज़ें आपको एयर में होते हुए दिखती है, जो भी वाटर वेपर या लैंड से भी वो वापस जाता है पानी, यानी हम कहेंगे इवेपोरेशन हो गया या फिर प्रेसिपिटेशन हो गया या फिर रन ऑफ हो गया, यानी पानी बहता हुआ नदी से चले गया ओशन में या नदी में चले गया। ये सब चीज़ें जो चलती है, यानी पानी जहाँ से आया वहीं पे वापस जाने वाला है, ठीक है। इसी साइकिल को वाटर साइकिल भी कहा जाता है ना। दिस ऑलरेडी यू नो इज रेफर्ड टू एज अ वाटर साइकिल, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जो है बहुत अच्छी एक चीज़ कही है डू यू नो में, और ड्रिपिंग टैप जो होता है ना, जो ड्रिपिंग वाला टैप होता है जिससे ड्रिपिंग होती है, वो 1200 यानी 1200 लीटर्स ऑफ वाटर हर साल वेस्ट करता है। तो देखिए ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है जिससे आप पानी को बचा सकते हैं। ड्रिपिंग टैप को थोड़ा सा अवॉइड करके इसे किया जा सकता है, तो ये काफ़ी सारा पानी आपका वेस्ट भी करता है। अब यहाँ पे अगर मैंने ये आपको बताया कि ये जो वाटर साइकिल होती है, ये वाटर साइकिल जो है पानी को वापस भेजती है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अब कैसे, यहाँ पे जैसे मैं ही आपको पिक्चर बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ऐसा समझ जाइएगा कि हम शुरू करते यहाँ पे बादल बने, ठीक है। बादल कैसे बने, क्योंकि इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन से कुछ चीज़ें जो है वो वाटर वेपर ऊपर गए, वाटर वेपर ऊपर जाने से क्या बना, बादल बने। ये बादल बनने के बाद यहाँ पे हम इसको इवेपोरेशन कहेंगे। इवेपोरेशन के बाद ये नीचे बरसे, क्योंकि इसको हम कहेंगे, जस्ट अ मिनट ये अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ से होगा कंडेंसेशन, ये ठंडे हो जाएंगे और ठंडे होने के बाद ये इसमें बहेंगे नीचे। ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ढक्कन जब आप किसी चीज़ पे ढकते हो, मैंने ये भी बताया बॉईल होते हुए वाटर पे, और ये जब बरसेगा तो ये पानी बरसेगा। ये पानी यहाँ पे जम गया, ये जो पानी यहाँ पे जम रहा है ये वाटर, यही वाटर फिर इवेपोरेट होगा और फिर से बरसेगा। ये साइकिल चलती रहेगी, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये साइकिल चलती रहती है। इन्हीं तो साइकिल को वाटर साइकिल कहा जाता है। ऑलरेडी मैं आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें और भी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलती हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और भी फैक्ट्स है। वो फैक्ट्स ऐसे हैं कि ह्यूमन जो है वो हम कहेंगे यूज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, बट हम कह सकते हैं वॉशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। यानी हम पानी कितना यूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ पीने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम वॉशिंग के लिए भी पानी का यूज़ कर रहे हैं, पानी के वॉशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर पानी का हम कहेंगे यूज़ करना ड्रिंकिंग के लिए, ये सब तो यहाँ पे हो ही रहा है। तो वाटर जो होता है, वॉशिंग हो, ड्रिंकिंग हो, कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करना हो, वाटर एग्रीकल्चर के लिए हो, इंडस्ट्री के लिए हो, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हम वाटर के थ्रू ही करते हैं, टर्बाइंस घुमा के, डैम के थ्रू भी किया जा सकता है। ये सब अदर यूसेजेस है। यानी पानी के कितने यूज़ है, अब इतने यूज़ है तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी फूड की डिमांड बढ़ रही है, क्रॉप्स की डिमांड बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी बढ़ते जा रही है। इस कारण आपको वाटर तो ज़्यादा लगेगा ही, जितने लोग उतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हम कहेंगे इसीलिए पानी के जो रिसोर्सेस है वो ड्राई अप भी हो रहे हैं, हम उसमें पोल्यूशन भी कर रहे हैं। पोल्यूशन आप करोगे तो आप उसको कंज्यूम जब करोगे तो आपको अच्छा वाटर नहीं मिलेगा।
इसीलिए आप कह सकते हो कि पानी को थोड़ा सा वाइजली यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा अपने पानी को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा जितना भी पानी अवेलेबल है उसमें से 1% सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए फिट है पानी जो आपके लिए अवेलेबल है। तो 1% का यूज़ आपको वाइजली करना है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा पानी की डिमांड बढ़ेगी। अब अगर देखा गया तो ऑन एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेस 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। आपको विश्वास नहीं हो रहा, बट आप एक व्यक्ति एक दिन में 150 लीटर पानी का यूज़ करते हैं। जैसा देखा गया तो पानी पीते हैं 3 लीटर, खाना बनाने में जाता है एक व्यक्ति का 4 लीटर पानी, बाथिंग नहाने के लिए कम से कम 20 लीटर पानी आपको लगता है, जो भी आप फ्लश करते हो टॉयलेट में उसमें 40 लीटर आपका पानी जाता है, क्लॉथ्स धोने में आपका 40 लीटर पानी जाता है, बर्तन धोने में आपका 20 लीटर पानी जाता है, गार्डनिंग के पर्पज़ के लिए आपका 23 लीटर पानी जाता है, यानी टोटल आ जाता है 150। आप और भी कुछ चीज़ें बता सकते हैं जिससे हम इस पूरे अमाउंट को नीचे ला सकते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए, सबकी हेल्प कीजिए कि पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। तो कुछ अच्छे और भी तरीके बताइएगा जिससे पानी को बचाया जा सकता है। अब यहाँ पे आपने देखा वाटर के बारे में काफ़ी सारी बेसिक सी चीज़ें। अब आप देखोगे पानी के प्रॉब्लम्स क्या है अवेलेबिलिटी को लेके। सबसे पहले हम कहेंगे कि पानी की बहुत कमी है बहुत सारे रीजन्स में पूरे वर्ल्ड में। ज़्यादातर हम कहेंगे अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे फ्रेश वाटर सप्लाई का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप लोगों को ये जो मैंने रीजन्स बताए हैं, इन रीजन्स को मैप पे देखना है। आपको तो अच्छे से पता ही आप सब कुछ क्या करना है और आपको क्या नहीं। एटलास में आप ये चीज़ें देखते भी रहते हो, कितना अच्छा तरीका है आप लोगों का पढ़ाई करने का, यही तरीका मेंटेन करना है, इसी से आपको सक्सेस रेट जो है आपका अच्छा हो जाता है। तो ये एक आपको पता चलता है। जो कंट्रीज लोकेटेड है क्लाइमेटिक जोन में, वो ज़्यादा ड्रॉट्स वहाँ पे हो सकते हैं, यानी ज़्यादा अकाल पड़ सकता है, सूखा पड़ सकता है, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी देखने मिल सकती है। इसीलिए जो वाटर शॉर्टेज होता है उसमें हम कहेंगे कि वाटर शॉर्टेज में भी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन। इस बार जो बारिश का सीज़न था वो अच्छा नहीं रहा, या फिर हम कहेंगे एनुअल जो रेनफॉल आता है वो अच्छे से नहीं आया, तो यही है पानी की कमी पड़ गया। इस कारण हम कहेंगे जितने अभी बचे हुए सोर्सेस थे उसको हमने यूज़ कर लिया, एक्सप्लॉइट कर दिया, पानी जितना बचा हुआ था उसको और ख़राब कर दिया हमने। यानी देखिए कि ड्रॉट्स और ये सब आ सकते हैं। वाटर शॉर्टेज जो होता है वो बारिश अच्छे से ना आने से और ये सब से तो होता ही है। तो ये वाटर अवेलेबिलिटी के बहुत बड़े हम कहेंगे कि प्रॉब्लम्स है। दूसरी बात उन्होंने बताया है, डू यू नो, हैव यू एवर हर्ड अबाउट वाटर मार्केट? कभी आपने ये सुना है कि पानी का भी मार्केट होता है? तो अमरेली सिटी है सौराष्ट्र में, अमरेली जो सिटी है सौराष्ट्र रीजन में, वहाँ की पॉपुलेशन 1.25 लाख है। वो कम्प्लीटली वाटर को परचेस करती है फ्रॉम नियर बाय तालुकाज। वहाँ पे वाटर का मार्केट होता है, वाटर बिकता है। अमरेली सिटी को, अभी सौराष्ट्र में जो अमरेली सिटी है उसको, उसके इमेजेस देखने की कोशिश कीजिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा अमरेली के बारे में। ओके, सो ये बहुत ही एक अच्छा फैक्ट है जो आपको यहाँ पता चल रहा है। अब हमें पानी को भी कंजर्व करना है। जैसे हमने देखा कि हमें सॉइल को कंजर्व करना चाहिए, वैसे ही हमें पता चलता है कि भाई हमने पानी को भी कंजर्व करना चाहिए। अब पानी को जब आप कंजर्व करना चाहते हो तो पानी को कंजर्व कैसे किया जाता है ये देखिए। सबसे पहले तो बात क्या है कि एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड फेसिंग टुडे, है ना। आजकल पानियों में पोल्यूशन बहुत है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें क्लीन और एडिक्वेट वाटर नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, हमने बहुत सारी स्टेप्स यहाँ पे लेके रखी हैं जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं जो भी रिसोर्सेस है उसको, पानी के रिसोर्सेज, ड्विंडलिंग रिसोर्सेज। इवन वी कैन से दैट थ्रू दो वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो वापस से रिन्यू होता है थ्रू वाटर साइकिल, बट उसका अगर आप ओवर यूज़ करोगे और उसको अगर आप पोल्यूट करोगे तो आपके यूज़ के लिए अनफिट होगा। जैसे मैंने नहाने में बहुत ज़्यादा पानी को यूज़ कर लिया, उसके बाद वही पानी तो मैं वापस से यूज़ नहीं कर सकता ना पीने के लिए, तो सभी चीज़ें होने को टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो हमें उसका यूज़ जो है वो ओवर यूज़ नहीं करना है। दूसरी बात, डिस्चार्ज जो होगा अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल, जिसमें अब देखिए सीवेज के थ्रू आपके जो घर से जो वेस्ट वाला पानी जा रहा है वो एग्रीकल्चर केमिकल वाला पानी हो गया, या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स वाला जो वाटर बॉडीज़ हो गया, वो मेजर कंटेमिनेंट्स है। वो पानी आप पी तो सकते नहीं डायरेक्टली, अब पी नहीं सकते तो आपको उसके ऊपर ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट होगी उस पानी की, और उसके बाद आपके लिए वो फिट बनाया जाएगा। ये सब प्रोसेस को टाइम भी लगेगा और बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है एक तरह से। हम कहेंगे दे पोल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये जितनी भी चीज़ें, इससे पानी में नाइट्रेट आ जाते हैं, सोचिए मेटल्स भी आते हैं, सोचिए पेस्टिसाइड्स आते हैं जो आप एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना एक पिक्चर,
ये रिवर यमुना का है जो पोल्यूट हो चुकी है सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और गार्बेज से। देखिए कितनी ख़राब कर दी है नदी हम लोगों ने। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, ऐसी चीज़ों से हमें बचा के रखना है हमारे पानी को। और यहाँ पे अगर देखा गया तो हम कहेंगे मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स जो हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब ये जो केमिकल्स होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये ह्यूमन बॉडीज़ में वाटर के थ्रू आ जाते हैं, यानी ये पानी में डिग्रेड नहीं होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इन्हें डिग्रेड नहीं कर पाते, मेटल्स और ये सब, और ये आपके बॉडी में पानी के थ्रू अंदर चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कोई पानी है जिसमें मेटल के कुछ हम कहेंगे कि कुछ रेमिनेंट्स है या फिर कुछ परसेंटेज ऑफ मेटल्स वहाँ पे हैं, तो ये जितने भी हैं ये मैं जब इसको तो बायोडिग्रेड तो ये होंगे नहीं, ये इसको डिग्रेड तो कर नहीं पाएंगे। अब डिग्रेड ना करने के कारण क्या होगा, या फिर हम कहेंगे इसको डिकम्पोज नहीं होने के कारण क्या होगा, ये मेरे बॉडी में एंटर करेंगे। बॉडी में एंटर करने के बाद अगर देखा गया तो वाटर पोल्यूशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ये जितनी भी चीज़ें इसको हमें ट्रीट करना होगा, जो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है या फिर प्यूरिफिकेशन वाले प्लांट्स है वहाँ जाके उसको रिलीज़ करने के पहले वाटर बॉडीज़ में। यानी फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए कि ये जो जैसे अब यहाँ पे हम लेते हैं कि कोई रिवर बहते हुए आ रही है, ये रिवर अपने साथ बहुत पोल्यूटेड वाटर लेके आ रही है और ये पोल्यूटेड वाटर जो है वो यहाँ पे एक सी है पूरा, इस सी को आके लगने वाला है, ये समझ लीजिए। ठीक है, वाटर आके मिलने वाली है सी को। जब ये सी को आके मिलेगी ये रिवर, तो ये रिवर में हम कहेंगे बहुत सारे पोल्यूटेंट्स यहाँ पे बहते हुए आ रहे हैं। तो जो पोल्यूटेंट्स यहाँ पे बहते हुए आ रहे हैं, यहाँ पहुँचने के पहले ही हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ट्रीट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा प्यूरीफाई करना पड़ेगा कहीं पे, तो भी प्यूरीफाई करके हमें सी में छोड़ना पड़ेगा। ये एक तरीका है जिससे हम इसको बचा सकते हैं। तो वाटर बॉडीज़ में आने के पहले, अब ये सी वाला एग्जाम्पल तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे घर हैं, घर से जो पानी छोड़ा जा रहा है रिवर्स में, ठीक है, तो रिवर्स में जो पानी छोड़ा जा रहा है घरों से, अब घरों में पानी है ये छोड़ा जा रहा है, तो ये जब छोड़ा जाएगा इस रिवर में तो छोड़ने से पहले इसे ट्रीट कर देना है कहीं पे तो भी, है ना, इसको ठीक करना है इस पानी को, उसके बाद ही इस रिवर में हमने छोड़ना चाहिए। ये एक तरीका है कि इस वाटर में हमेशा पानी जो है वो अच्छा रहेगा और वाटर पोल्यूशन से हम बच सकते हैं। नहीं तो फिर आपको रिवर ख़राब हो गई तो फिर सी के ऊपर ये काम करने पड़ेंगे, तो ये तो होगा नहीं। और वैसे भी सी में जब एक बार ये पानी मिल गया तो आप उसको यूज़ वैसे भी नहीं कर पाओगे, तो उसके पहले ही करना है। तो ये तरीका सबसे ख़राब होगा कि आप पानी का जो रिवर है उसके बाद उसको आप ट्रीट कर रहे हो, उससे अच्छा आप पहले ट्रीट कर दो वाटर बॉडी में आने के पहले। ये सबसे बेहतरीन तरीका होगा जो हमें यहाँ पता चलता है। तो दूसरी बात है फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन कवर जो होते हैं, हम कहेंगे कि फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन कवर जो होते हैं ये रन ऑफ को स्लो करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कैसे। और रन ऑफ को स्लो करते हैं, पानी की बहाव को वो स्लो करते हैं, और हम कहेंगे अंडरग्राउंड वाटर जो है यानी पानी के अंदर वाटर को जाने देते हैं। उसके अलावा ये देखिए ये वाटर स्प्रिंकलर्स है, ये है ना स्प्रिंकलर्स, ऐसे पानी को इस तरह से सब खेत में पानी मिलता है। तो इससे काफ़ी सारा पानी अगर देखा गया तो वेस्ट भी होता है, क्योंकि हवा में काफ़ी सारा ये ड्राई अप हो सकता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये अनदर मेथड है टू सेव सरफेस रन ऑफ, है ना। तो पानी को बचा के रखना, कुछ जैसे मैंने कहीं पे गड्ढा बना दिया, होल बना दिया, उसमें पानी जमा हो गया, वहाँ से ग्राउंड को मिलते रहा, ये मैं कर सकता हूँ। कैनल्स का यूज़ कर सकता हूँ एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, प्रॉपरली हम कहेंगे बना सकता हूँ, जिससे वाटर का सीपेज जो है ये कम होगा। मैंने आपको दिखाया भी था, ऐसे कैसे भी कैनल आप बना सकते हैं, आप चाहो तो पत्थर के भी डैम बना सकते हो। अगली बात यहाँ पे ये है कि जो स्प्रिंकलर्स होते हैं आप उसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं कोई एरिया को इरिगेट करने के लिए, और सिर्फ ये चेक करते रहना कि वाटर लॉस तो नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया स्प्रिंकलर्स के थ्रू काफ़ी सारा पानी इवेपोरेशन से ऊपर लॉस हो सकता है, तो ये हो रहा है कि नहीं इसको देखिएगा अच्छे से। अगर नहीं हो रहा है तो आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, बट ड्राई रीजन में आपको स्प्रिंकलर्स का, वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा है तो स्प्रिंकलर का यूज़ की जगह आप ड्रिप का यूज़ कर सकते हैं, ट्रिकल इरीगेशन कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल मेथड्स होती है। तो स्प्रिंकलर्स जो है वो ज़्यादातर आप थोड़ा सा जो ड्राई रीजन नहीं है वहाँ पे यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स जो होता है इसको हम कंजर्व कर सकते हो इस दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन से, तो बहुत अच्छी बात होगी आप इसे करोगे। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी एक प्रोसेस होती है जिससे आप कलेक्ट करते हो बारिश के पानी को फ्रॉम रूफटॉप, है ना, वहाँ पे बनाया है आपने कुछ तो भी हार्वेस्टिंग का सिस्टम, है ना, डायरेक्टिंग इट टू द अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, है ना। जैसे मैंने क्या किया हुआ है कि जो पानी मेरे यहाँ पे जमा हो रहा है, जैसे मैं कहूँगा कि मेरे रूफ पे जो जमा हो रहा है रूफ टॉप पे, वहाँ से मैं उसको कहीं डायरेक्ट करूँगा और उसको ऐसे रास्ते पे भेजूँगा जहाँ पे मैंने कोई गड्ढा या फिर कोई कुछ तो भी चीज़ बना करके जहाँ पे मैं वाटर को स्टोर कर सकता हूँ। ये हो सकता है। ऑन एन एवरेज अगर देखा गया तो एक स्पेल ऑफ रेन जो होता है 2 घंटे जो आता है उससे आप 8000 लीटर पानी को बचा सकते हो, ये याद रखिएगा। एक एवरेज बता रहा हूँ, एक स्पेल जो दो घंटे चला है उससे आप खुद
8,000 लीटर पानी को बचा सकते हो। ये आप याद रखेंगे। तो इतना पानी होता है, ये सब आपको देखने मिलता है। उसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया वाटर भी, आपने सॉइल भी देख लिया, आपने लैंड भी देख लिया। अब हम कुछ नेचुरल वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ को देखेंगे। अब नए नए वेजिटेशन है और हमारे पास वाइल्ड लाइफ है जो कि काफ़ी बेहतरीन आपको देखने मिलती है। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो होती है उसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहले उन्होंने एक स्टोरी से शुरुआत की है। कुछ जो स्कूल के चिल्ड्रन हैं वो हम कहेंगे कि विजिट कर रहे एक एग्जीबिशन में जो हैंडीक्राफ्ट्स का है। वहाँ पे आर्टिकल्स जो है एग्जीबिशन में जो लगे उसको कलेक्ट किया गया अलग अलग पार्ट से देश के। मोना जो होती है उसने एक बैग उठाई और वो बोल रही है कि ये बहुत ब्यूटीफुल हैंड बैग है। उसकी टीचर बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल ये जूट से बनी हुई है। डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स। ठीक है, उनकी टीचर बोल रही है दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बाम्बूज। वो यही बोल रही है। ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न में ह्यूमिड रीजन जो इंडिया का है वहाँ बाम्बू बहुत ज़्यादा होते हैं। जेसी वॉज एक्सक्लेम टू सी द सिल्क स्कार्फ। उसको एक सिल्क का स्कार्फ मिला जेसी को। तो सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, उसने कहा। टीचर कहती है कि सिल्क जो होता है वो सिल्क वर्म से आता है। दैट आर ब्रेड ऑन मलबरी ट्रीज। मलबरी ट्रीज पे आते हैं इस तरह से। ये जो होता है ना ये बनाता है सिल्क। जो चिल्ड्रन होते हैं उनको ये पता चला कि प्लांट जो होते हैं वो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स देते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इसी को तो नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। सिल्क आया, जूट आया, बाम्बू आया, 3 चीज़ें तो इसी कहानी में आपको पता चल गई। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है वो कुछ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट में आपको देखने मिलती है। ये ऐसा जोन है जो कि लिथोस्फीयर के बीच में, हाइड्रोस्फीयर के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में होते हैं, जिसको आप बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर में आपको ये नेचुरल वेजिटेशंस देखने मिलती है और वाइल्ड लाइफ देखने मिलती है उसी जोन में। बायोस्फीयर मैंने आपको पहले ही बताया, ये तीनों को मिलकर बायोस्फीयर बनाया जाता है। ये सब बेसिक कंसेप्ट हम ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं, इसको वापस से रिपीट नहीं करेंगे। बायोस्फीयर जो होता है वहाँ पे हम कहेंगे कि लिविंग बींग्स रहते हैं, लिविंग थिंग्स जहाँ रहते हैं उस स्फीयर को बायोस्फीयर कहते हैं, जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है सर्वाइवल के लिए। कैसे ये आपको मैं बता चुका और आप इमेजिन भी कर सकते हो। प्लांट्स के ऊपर आप डिपेंड हो, प्लांट्स किसी के ऊपर डिपेंड है, कोई एनिमल होगा वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। इस तरह से सभी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। आप ऑक्सीजन पे डिपेंड हो, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। यही सपोर्टिंग सिस्टम को इकोसिस्टम कहा जाता है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को, है ना। इकोसिस्टम एक नया सिस्टम हमें यहाँ पता चला जो कि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो होती है ये वैल्यूएबल रिसोर्सेस है, ये भी हमें पता है। प्लांट जो होते हैं हमें टिम्बर देते हैं जिससे हम फर्नीचर बना सकते हैं। एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है और ऑक्सीजन जो होता है उसको रिलीज़ करते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो। तो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, हमारे सॉइल को प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये भी आपने देखा था, पहले ही मैंने बताया, रन ऑफ और ये सब उससे बच सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे क्रॉप्स भी आप ग्रो करते हो। शेल्टर बेल्ट जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, ट्रीज़, वो भी काम कर सकते हैं जिसको आप इरोजन जैसी चीज़ हो या फिर रन ऑफ या फिर सॉइल का डिग्रेडेशन रोक सकते हो। आप अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर कर सकते हो। अगर आप कोई पेड़ या प्लांट लगाओगे तो पानी जो है रूट्स के थ्रू उसमें अंडरग्राउंड वाटर में स्टोर होता है। उससे अच्छा आपको क्या क्या देते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, इससे नट्स मिलते हैं, लेटेक्स मिलते हैं, टर्पेंटाइन हम कहेंगे, ऑयल मिलता है, गम मिलता है, मेडिसिनल प्लांट्स है ना, पेपर भी मिलता है। ये सब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी किताबें जो पेपर से बनी है, सोचो अगर ये नहीं होते ट्रीज प्लांट्स तो पेपर भी नहीं होता। सो उसके अलावा हम कहेंगे देयर आर इन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स, यू कैन ऐड सम मोर। आप और प्लांट्स को कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, प्लांट्स के यूजेस को कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। बहुत अच्छी बात होगी अगर आप ऐसा करोगे, तो इससे आपका भी नॉलेज जो है वो बढ़ता जाएगा और बाकी लोगों का भी आप हेल्प बहुत अच्छे से कर पाओगे। दूसरी बात वाइल्ड लाइफ, ये जो हो गया ये तो पूरा वेजिटेशन के बारे में हमने बात कर ली। ये वेजिटेशन हो गया जो आपने देखा, उसके फ़ायदे देखे। अब वाइल्ड लाइफ देखते हैं और वाइल्ड लाइफ के फ़ायदे देखते हैं। वाइल्ड लाइफ की अगर बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, एक्वेटिक लाइफ भी आते हैं, यानी पानी में रहने वाले एनिमल्स भी आते हैं। वो हमें मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, हाइड्स देते हैं, वुल देते हैं, यानी ये सब आप कपड़ों में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा इंसेक्ट जो होते हैं जैसे बी, वो आपको हनी देता है ना। पॉलिनेशन जो होता है फ्लावर्स का उसमें हेल्प करता है, उसी से तो फ्लावर्स जो है वो और भी बढ़ सकते हैं ना। ये आपको देखने मिलता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम ये लोग। तो हम कहेंगे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो डिकम्पोज भी करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डेड मैटर है तो उसको वो डिकम्पोज करेंगे और सॉइल में मिला देंगे, उसके बाद वो सॉइल से और भी चीज़ें ग्रो होगी। कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं ये सोचो। उसके अलावा जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स की बात करें तो वो इंसेक्ट्स को खाते हैं
वो भी डिकम्पोजर का काम करते हैं। वल्चर की अगर बात करें तो उसकी एबिलिटी है कि वो डेड लाइफ स्टॉक्स को खाता है। वो स्कैवेंजर है जो हमारे यहाँ की गंदगी को साफ करता है, अदरवाइज डेड बॉडी सड़ जाएगी, कोई जानवर की हो या किसी की भी हो, तो उसको खाने का काम वल्चर करेगा। इसीलिए ये क्लींजर ऑफ एनवायरनमेंट है, जो साफ सफाई करता है, ये है वल्चर। ये देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर देखने मिल रही है वल्चर की। ये बहुत बेहतरीन एक प्राणी है जिसे वल्चर कहते हैं। अब अगर देखा गया तो हम ये कह सकते हैं कि एनिमल्स जो बड़ा हो या छोटा हो, वो सब हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस कर रहे हैं, ये तो पक्की बात है। अब वल्चर के बारे में देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। वल्चर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर, उनकी जो अगर है तो हम कहेंगे किडनी फेलियर से उनकी डेथ हो रही है ना। तो हम ऐसा कहते हैं कि जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं, जैसे जो भी भेड़ बकरियाँ होती है या फिर जो भी गाय और ये सब होते हैं, उसको कुछ पेन किलर्स दिए जाते हैं उनको ट्रीटमेंट में, जिसको डाइक्लोफेनेक कहा जाता है। ये जो डाइक्लोफेनेक होती है ये उनके अंदर होती है, जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर। अब सपोज ये पेन किलर उनके अंदर है, अगर इनकी डेथ हो गई तो फिर ये जो इसके जो भी हम कहेंगे कि जो ये परसेंटेज था डाइक्लोफेनेक का उसके बॉडी में, उस बॉडी को जब वल्चर खाएगा तो वल्चर के अंदर डाइक्लोफेनेक चले जाएंगे, कुछ ट्रेसेस डाइक्लोफेनेक के। अब हम कहेंगे उसी जैसा कुछ एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन भी है। आइबुप्रोफेन जो है ये भी वैसा ही पेन किलर है। अब यहाँ पे क्या है कि इस कारण वल्चर के अंदर जब ये डाइक्लोफेनेक या आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन जब जाता है, सिमिलर एस्पिरिन, तो हम कहेंगे कि ये वल्चर को किडनी के फेलियर हो रहे हैं और उनकी बहुत जल्दी डेथ हो रही है। तो इतना अच्छा जानवर जो साफ सफाई में हमारी हेल्प करता है वो बच ही नहीं रहा है। तो एफर्ट जो है आर ऑन टू बैन द ड्रग्स फॉर लाइफ स्टॉक यूज, तो इसे बैन करने की हमारी कोशिशें चल रही हैं और इससे हम वल्चर को अच्छी उसकी कैपेसिटी, उसके हम नंबर्स बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये जो डाइक्लोफेनेक है इसका सब्सटीट्यूट क्या यूज़ किया जा सकता है जिससे वल्चर जो है उसको अफेक्ट नहीं होगा और पेन किलर का भी काम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको अभी ढूंढ के कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगले लेक्चर में आपको ये चीज़ें बताऊंगा जो आपने बताई है कमेंट सेक्शन में। चलिए, उसके बाद आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब ये जो नेचुरल वेजिटेशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कंजर्वेशन कैसा किया जा सकता है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का। जो हम कहेंगे ग्रोथ है वेजिटेशन की, वो प्राइमरीली टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड है, ये तो आप मानती हो। जहाँ पे मॉइस्चर अच्छा है, टेम्परेचर ठीक है, वहीं पे ये लोग ग्रो करेंगे। मेजर वेजिटेशन टाइप जो है वर्ल्ड में, उसमें फॉरेस्ट आते हैं, ग्रासलैंड आते हैं, स्क्रब्स है, तंद्रा है, ये सब आपको पढ़ने मिलेंगे, आगे भी पढ़ने मिलेंगे। तो ये सब आपको देखने मिलते हैं। फॉरेस्ट में बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ग्रासलैंड्स जो होते हैं वहाँ पे हम कहेंगे कि जैसे आपको देखने मिलते हैं कि घास, स्क्रब्स कांटे वाले, और तंद्रा भी उसी तरह के, यहाँ पे वेजिटेशन कम होता है थोड़ा। ये सब तंद्रा, स्क्रब्स हो गए, ये सब में। आगे अगर देखा गया तो बहुत सारे जो एरियाज है उसमें हेवी रेनफॉल है, बड़े बड़े ट्रीज भी वहाँ पे देखने मिलते हैं। फॉरेस्ट जो होते हैं वो हम कह सकते हैं कि अच्छा वाटर सप्लाई हो गया, वहाँ पे ज़्यादा आते हैं, और अमाउंट जो होती है मॉइस्चर की वो डिक्रीज कर देती है ट्री के साइज को। जितना मॉइस्चर कम, जितना ड्राई रीजन, उतने ट्री के साइज कम और उनकी डेंसिटी भी कम होती है। बहुत सारे ट्रीज आपको वहाँ देखने नहीं मिलते हैं। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज जो होते हैं या ग्रासेस जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं रीजन में जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल है, जिससे हम कहेंगे ग्रासलैंड जो है वर्ल्ड में वो बनते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जिस कारण हम कहेंगे ग्रासलैंड्स वर्ल्ड में बने हैं। तो यही है, छोटे छोटे ट्रीज आपको देखने मिल रहे हैं जहाँ पे रेनफॉल थोड़ा मीडियम है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। फिर रेनफॉल और कम हो गया तो थॉर्नी श्रब्स आपको देखने मिलते हैं, या फिर हम कहेंगे स्क्रब्स देखने मिलते हैं, जैसा हम कहेंगे लो रेनफॉल वाले रीजन में। लो रेनफॉल जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको ये सब देखने मिलेंगे, कांटे वाले, जैसे कुछ डेजर्ट जैसे जगह पे। इन सच एरियाज आपको प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट्स थोड़े डीप जाते हुए दिखते हैं। डीप इसलिए क्योंकि सॉइल के अंदर कभी रेनफॉल जब होके पानी जब अंदर गया था, कभी तो भी टाइम पे बहुत अंदर पानी होता है, रूट्स लंबे होते जाते हैं और वहाँ से पानी को निकालते हैं। और लीव्स जो होती है वो थॉर्नी होते हैं, कांटे वाले होते हैं, वैक्सी सरफेस होता है, जिससे मॉइस्चर का लॉस नहीं होता है। ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो होता है वो मॉइस्चर का लॉस होता है, लीफ में से जो है वो पानी निकलता है, जिसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अगर इस पे थॉर्न्स बने हुए, कांटे बने हुए या वैक्स जैसा सरफेस है तो उससे ये पानी जो है पेड़ के, ट्रीज के अंदर का, वो निकलेगा नहीं। तो जिस एरिया में रेनफॉल कम है उसके लीफ अगर वैसे रहेंगे तो पानी जल्दी निकलेगा नहीं और उनके पास पानी बना रहेगा। ये चीज़ें आपको देखने में लेती हैं। टुंड्रा वेजिटेशन जो होता है, जो कि कोल्ड रीजन में देखने मिलता है, जहाँ मॉसेस और लाइकेंस आपको देखने मिलते हैं, वहाँ पे आपको वेजिटेशन जो है वो नहीं के बराबर ही मिलेगा, ये तो आप पक्का जान जाते हो। अब यहाँ पे आने के बाद पोलर रीजन, यानी अर्थ के ऊपर का नीचे का रीजन जो बहुत ठंडा होता है। टुडे
देखा गया तो देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वेर 2 centuries बैक, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं वर्ल्ड में, 2 सदियां पीछे जाओ तो बहुत कम लोग थे। तो इतने सारे नंबर्स जो है उनको, है ना, टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स, इनको फीड करने के लिए बहुत सारे एरिया जो है फॉरेस्ट के उसको क्लियर किया गया है क्रॉप्स बनाने के लिए। फॉरेस्ट कवर जो है वो पूरे पूरे वर्ल्ड में वैनिश हो रहा है, रैपिडली वैनिश हो रहा है, कम कम होते जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। और अगर हम देखेंगे तो अर्जेंट नीड है उसे कंजर्व करने की, इस वैल्यूएबल रिसोर्स को बहुत बड़ी नीड है जिससे हमें इसे कंजर्व करना चाहिए, ये आपको पता चलता है। अब कंजर्व कैसा किया जाए, कंजर्वेशन कैसा हो सकता है, ये यहाँ पे बताया गया है। कंजर्वेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले फॉरेस्ट अपनी वेल्थ है, फॉरेस्ट के बिना हम कुछ नहीं है, तो पक्की बात है। दूसरी बात, प्लांट्स जो आप एनिमल्स को और हम कहेंगे शेल्टर भी देते हैं, और देखा गया तो ये इकोसिस्टम को भी मेंटेन रखते हैं। प्लांट से इकोसिस्टम चल रहा है, पूरा इकोसिस्टम प्लांट्स के थ्रू ही है। अगर क्लाइमेट में चेंजेस आएंगे, ह्यूमन के इंटरफियरेंस होंगे, तो इस कारण नेचुरल हैबिटेट जो होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, ये लॉस हो जाएगा, क्योंकि उनका जो घर है ये हम तोड़ रहे हैं, फॉरेस्ट को हम तोड़े जा रहे हैं। देखिए कितना बुरा पिक्चर, ये डिफॉरेस्टेशन बहुत बुरा तोड़ा गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है ये लॉस हो गया रेन फॉरेस्ट सुनामी के बाद ना, नेचुरल जो चीज़ें उससे तो जाता ही है, बट हम उसको एक्स्ट्रा का काट रहे हैं और भी बुरा कर रहे हैं हम काम। तो हम कहेंगे बहुत सारे जो स्पीसीज है वो वल्नरेबल या इंडेंजर्ड हो चुके हैं, बहुत सारे जो होते हैं वो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। वल्नरेबल और इंडेंजर्ड की बात करेंगे कि वो खत्म होने के बहुत पास में, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है। बहुत सारे तो खत्म भी हो चुके हैं और खत्म होने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं उनके स्पीसीज। देखा गया तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, फॉरेस्ट को काटना, या सॉइल इरोजन हो गया, या कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज हो गई हमारी, फॉरेस्ट में जो फायर्स आ रही वो हो गई, सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, ये पूरे के पूरे ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स है जिससे हम कहेंगे कि रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, पूरे गायब होते जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ा कंसर्न हमारे पास जो है वो है पोचिंग, यानी हम हंटिंग कर रहे हैं। हंटिंग जो हम कर रहे हैं उस कारण जो पर्टिकुलर स्पीसीज है वो उनकी तादाद कम होते जा रही है। एनिमल्स जो होता है उनकी जो पोचिंग होती है यानी हंटिंग होती है, कलेक्शन करते हैं जिसमें, या फिर हम कहेंगे इलीगल ट्रेड करते हैं उनके हाइड्स के, उनके स्किन्स के, उनके नेल्स के, टीथ के, हॉर्न्स के, उनके फेदर्स के, ये सब के हम व्यापार करते हैं लोग। इस कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रहे हैं। बहुत सारे एनिमल जैसे टाइगर, लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, डियर, ब्लैक बक हो गया, क्रोकोडाइल, राइनो हो गया, या फिर हम कहेंगे जो स्नो लेपर्ड हो गए, ऑस्ट्रिच हो गए, पीकॉक हो गए, इनको मारा जा रहा है। देखिए ब्लैक बक कितना खूबसूरत दिखता है, इसको भी मारा जा रहा है। ये सबको मारने के कारण बहुत प्रॉब्लम्स जा रहे हैं। तो इनको अवेयरनेस बढ़ा के इनको जो भी है वो कंजर्व करना चाहिए। कंजर्व करने के लिए, हंटिंग को रोकने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने नेशनल पार्क्स बनाए जहाँ रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे, ये सब नहीं हो सकता। वहाँ पे बाकी एक्टिविटीज़ भी अलाउ नहीं है, जैसे एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, ये सब भी अलाउ नहीं होता है। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई है, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए, जिससे चलते हम इसको प्रोटेक्ट करने वाले। आगे आने वाले एनसीईआरटीज़ में आप बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद कंजर्वेशन जो है, क्रीक्स हो गए, लेक्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए, उसको भी हमें क्या करना होगा, तो उसे भी कंजर्व करना पड़ेगा जिससे हमारे रिसोर्सेज और भी बचेंगे। हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा एनवायरमेंट में। अगर बैलेंस होगा, है ना, हम कहेंगे स्पीसीज जो है वो अगर हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो कुछ पार्ट में है जो जो डिस्टर्ब किए जा रही हैं, है ना, हम कहेंगे नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ बहुत सारे स्पीसीज को। तो उसमें हो रहा है इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स, सेवरल बर्ड्स को मारा जाता है, एनिमल्स को मारा जाता है ना, जिससे वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं यानी गायब होते जा रहे हैं, या फिर एक्सटिंक्शन के बहुत पास में होते हैं। तो हम यही यहाँ पे आपको देखने मिलता है। देखिए न्यूज़, कितने सारे फॉरेस्ट फायर ने इतने लोगों को, इतने जो है उसको मार दिया, किल 41 इन ग्रीस, कैलिफोर्निया फायर रीजेस, कैलिफोर्निया फायर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम कहेंगे 5 लाख फ्ली कैलिफोर्निया फायर्स, इतने सारे प्रॉब्लम्स जा रहे हैं। किड विथ मैचेस स्टार्टेड मैसिव यूएस फायर, देखिए क्या क्या है। तो ये आपको पढ़ने हैं कुछ अगर देखा गया तो, और आपको देखना है कि इसे अवॉइड कैसे किया जा सकता है, इन फॉरेस्ट फायर को अवॉइड कैसे किया जा सकता है। तो ये फायर को अगर आप अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छी बात है। फॉरेस्ट फायर जो होता है वो पूरे रीजन के लिए थ्रेट है, क्योंकि जब फॉरेस्ट में फायर आती है तो फौना यानी एनिमल्स और फ्लोरा ये पूरे के पूरे खतरे में आ जाते हैं। ये 3 रीजन से होता है। पहला हम कहेंगे कि लाइटनिंग से, जो बिजली गिर रही है उससे। दूसरा हीट जो जनरेट किया जा रहा है कचरा जला के, केयरलेसनेस जो लोगों के, उससे। तीसरा फायर जो है उसको जानबूझ के लगा देते हैं जो लोकल लोग होते हैं, हैबिटेट्स होते हैं, वो मिसचिफ मेकर्स या फिर मिसक्रेटेंट्स होते हैं, वो जला देते हैं और वहाँ पे उस जगह को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले हम एजुकेशन के थ्रू फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं।
दूसरा, हम डिटेक्शन ऑफ फायर जो है वो लगा सकते हैं, एक नेटवर्क बना सकते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स रख सकते हैं जिसके थ्रू पेट्रोलिंग हो सकती है और कम्युनिकेशन हो सकता है कि यहाँ यहाँ आग लगाई जा रही है। इस तरह से हम उसे बचा सकते हैं। देखा गया तो अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स हैं जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, वन महोत्सव जिसे हम कहेंगे, वो भी काफ़ी सारे जगह पे चलाया जा रहा है ताकि लोगों में फॉरेस्ट के लिए अवेयरनेस बढ़ सके। स्कूल के जो चिल्ड्रन हैं उनको इनकरेज किया जा रहा है टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स में, उनको ले जाया जाता है जिससे दिखाया जाता है अलग अलग स्पीसीज़ और उनको बताया जाता है कि कितना अच्छा इनका ये घर है, ये फॉरेस्ट है जिसे हमने कंजर्व करना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन्स को भी इतने ही अच्छे स्पीसीज़ देखने मिलेंगे। बहुत सारी कंट्रीज जो उन्होंने लॉज पास कर दिए हैं जिससे एनिमल्स की किलिंग्स और बर्ड्स की किलिंग्स रोकी जा सकती है। इंडिया में किलिंग्स जो है लायंस, टाइगर्स, डियर्स या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पीकॉक की इलीगल डिक्लेयर कर दी गई। आप इनको मारोगे तो आपको पनिश किया जाएगा बाय लॉ, ये भी कर दिया गया। इंटरनेशनल लेवल पे साइट्स जो होता है उसे एस्टेब्लिश किया गया है। साइट्स क्या होता है ये भी बताता हूँ। तो CITES ये एक हम कहेंगे बनाया गया है कन्वेंशन, जिसमें हम कहेंगे कुछ स्पीसीज ऐसे बताए गए हैं एनिमल और बर्ड्स के जिसके आप व्यापार नहीं कर सकते, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कंजर्वेशन जो है प्लांट्स का और एनिमल्स का, वो हर पर्सन, हर हम कहेंगे कि एनिमल और प्लांट्स को कंजर्व करना ये हर सिटीजन की एक एथिकल ड्यूटी बताई गई है। ठीक है, अब साइट्स जो होगा उसके बारे में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। उसके पहले यहाँ जो लिखा है वो देख लेते हैं। नेशनल पार्क क्या होता है ये लिखा है, एक नेचुरल एरिया जो होता है जिसको प्रोटेक्ट किया गया है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा इकोसिस्टम से, इकोसिस्टम यानी हम कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एक होता है लैंड वाला, एक इकोसिस्टम होता है पानी वाला जिसे एक्वेटिक इकोसिस्टम कहा जाता है। तो वहाँ पानी भी है, लैंड भी है, या फिर सिर्फ पानी है और सिर्फ लैंड है, ऐसा भी हो सकता है। उन सबको जिसको प्रोटेक्ट किया गया है, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ नहीं किया जाता है उस जगह को नेशनल पार्क कहा जाता है। ये आपको यहाँ पता चलता है। दूसरा, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है ये भी बता देता हूँ। ये जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया जो होते हैं, जैसे काफ़ी सारे प्रोटेक्टेड एरिया है, फॉर एग्जांपल ए नाम का एक एरिया, बी नाम का एक एरिया है, थोड़े से डिस्टेंस पे इन दोनों को लिंक कर देंगे एक बड़ा नेटवर्क बना के, और वो पूरे एरिया को हम क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। ठीक है, हम इससे कहेंगे कि रिलेशनशिप जो होती है बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ये अच्छे से मेंटेन की जाती है, यानी वहाँ पे डेवलपमेंट कौन सा अलाउ रहेगा, क्या क्या हो सकता है, कैसे कंजर्व किया जाएगा, ये वहाँ पे देखा जाएगा। अब तीसरी बात आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आप देख रहे थे कि चीतल के हर्ड्स कितने अच्छे लगते हैं ये लोग साथ में, इनकी पॉपुलेशन कम होगी तो कितना बुरा लगेगा। हाँ, एलिफेंट के हर्ड्स जो है ये देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क में साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं सभी। ठीक है, तो ये है। अब थोड़ा सा साइट्स के बारे में बता देता हूँ, फिर आज का आपका लेक्चर खत्म हो जाता है। साइट्स जिसका फुल फॉर्म है सी यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज देखिए CITES। तो हम कहेंगे कि एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है जो एक्सटिंक्शन के करीब है, जिनकी हम कहेंगे नंबर्स जो है वो बहुत कम बचे हैं, उनकी ट्रेडिंग को यहाँ पे कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जाता है, रोका जाता है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। देखिए ट्रेडिंग चलेगी, जैसे हाथी के दांत की ट्रेडिंग करना है तो हाथी को मारेंगे, तो ये सब ट्रेडिंग को रोकना होगा। ये गवर्नमेंट्स के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इसका एम है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वाइल्ड एनिमल्स का उसे रोकना, प्लांट्स जो है जो हम कहेंगे उनको रोकना। रफली अगर देखा गया तो 5000 स्पीसीज जो है एनिमल की और 28,000 स्पीसीज जो है प्लांट की, उसे प्रोटेक्ट किया गया है साइट्स के थ्रू। बेयर्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गए, कैक्टी हो गया, कोरल्स, ऑर्किड्स हो गए, या फिर एलोज हो गए, ये सब एग्जाम्पल्स है जिनको साइट्स के थ्रू उन एंडेंजर्ड स्पीसीज को क्या किया जा रहा है, तो उन्हें हम कहेंगे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरह की ये चीज़ें थी। तो आज के लेक्चर में आपने जो मेन चीज़ें पढ़ी, आज के लेक्चर का जो नाम था वो था लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें आपने लैंड के बारे में पढ़ा, बाद में सॉइल के बारे में पढ़ा, वाटर के बारे में पढ़ा, नेचुरल वेजिटेशन पढ़ा, वाइल्ड लाइफ पढ़ा, इनके बारे में बेसिक जाने, कंजर्व कैसे करना है ये जाने, प्रॉब्लम्स क्या है ये जाने। बहुत अच्छी चीज़ें आपको ये NCERT में सेकंड चैप्टर में सिखाई गई है। सेकंड चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर था और इस तरह के लेंदी चैप्टर्स इसमें ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कुछ कुछ टॉपिक्स में हमें ऐसा भी करना पड़े कि पार्ट्स में उस टॉपिक्स को लेना पड़े, क्योंकि एक साथ इतने लेंदी लेक्चर्स जो होते हैं वो आप भी एक साथ पढ़ के थोड़ा सा आपका माइंड थक जाता है। तो हम देखेंगे किस टॉपिक को कैसे हैंडल करना है। तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। और याद रखिए, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियोस को सबसे पहले लाइक कीजिए, उसमें कंजूसी नहीं करना है, और शेयर करिए जितना कर सकते हो। और अगली बात ये है कि आप रेगुलरली उसे देखिए, कमेंट कीजिए, जो भी चीज़ें मैं जो भी क्वेश्चंस पूछता हूँ उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि आपकी स्टडी और बेहतरीन बनेगी, बहुत अच्छे से आप अपने काम कर पाएंगे। और देखा जाए तो फिर
रेगुलरली रिवाइज कीजिए, ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए जो मैं आपको बता चुका हूँ, और ग्रुप्स के थ्रू और भी अपने स्टडी को इंटरेक्टिव बनाइए। तो इसी तरह से हम अगले लेक्चर में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।